हेलो एवरीवन। आई होप सभी को आवाज़ आ रही होगी। अगर आप सबको आवाज़ आ रही है तो आप चैट सेक्शन में हाय लिख सकते हैं या यस लिख सकते हैं। वेरी गुड। तो आप लोगों के कमेंट आ पा रहे हैं कि आवाज़ जो है वो क्लियर है। वीडियो भी मेरे ख्याल से क्लियर होगी। अभी लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो क्लास का रूल सिंपल रहेगा। जैसे जैसे मैं आपको बताता रहूँगा, आप लोगों के माइक्स जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट म्यूट पे रहेंगे। अगर लाइव क्लास पे किसी का कोई क्वेश्चन आता है तो आप चैट पे अपना क्वेश्चन टाइप करके रख लीजिए। पीरियडिकली जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा, मैं आपके साथ आपके जो जो भी क्वेश्चन होंगे उनके आंसर मैं करता रहूँगा। आई होप लोग अब ज्वाइन हो चुके हैं काफ़ी सारे। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट की क्लास में हम क्या क्या समझेंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना शुरू करता हूँ। आई होप सबको व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा इस समय। तो व्हाइट बोर्ड दिखने के साथ ही हम शुरू करते हैं कि आखिर हमारी क्लास का फ्लो चलेगा कैसे। सबसे पहले हम बेसिक से शुरुआत करेंगे एकदम, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को बेसिक भी जानना होगा कि शेयर मार्केट शुरुआत कैसे होती है। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसको स्टॉक मार्केट का बिल्कुल ABCD कुछ नहीं पता, तो वो चैट बॉक्स में अपना लिख सकता है कि आप बिल्कुल बिगनर हैं, या यस करके लिख सकते हैं कि हाँ हम बिल्कुल न्यू हैं। और काफ़ी सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके साथ मैं डेली ट्रेड भी करता हूँ, इन्वेस्ट भी करता हूँ, तो मुझे पता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग जानते हैं। पर जो बेसिकली न्यू है वो अपना लिख सकते हैं कि वी आर न्यू। तो हम उस हिसाब से अपनी पेस को गाइड कर सकते हैं ड्यूरिंग द क्लास।
तो बेसिकली जो शेयर मार्केट है उसको हम दो हिस्सों में बांटेंगे। एक होगा इन्वेस्टिंग, जिस पे हम पहले बात करेंगे, जो कि बहुत प्लेन बोरिंग सिंपल सी साइंस है। और उसके बाद हम बात करेंगे जिसमें लोगों को काफ़ी किक मिलती है, जिसे हम कहते हैं ट्रेडिंग। हम इन्वेस्टिंग में पहले इसलिए बात करेंगे क्योंकि मतलब लास्ट में इन्वेस्टिंग ही वो सत्य है जो आपको जानना है। ट्रेडिंग आपके लिए इनकम क्रिएट कर सकता है, पर इन्वेस्टिंग वो चीज़ है जो आपके लिए वेल्थ बना सकता है लंबे टाइम पे। तो हमारा जो कोर्स होगा वो दो पार्ट में डिवाइडेड होगा। बेसिकली पहले हम इन्वेस्टिंग सीखेंगे और उसके बाद हम ट्रेडिंग सीखेंगे। इन्वेस्टिंग में हम काफ़ी सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे, जैसे कि क्या खरीदना है, कब खरीदना है, किस चीज़ से बचना है, डिफरेंट एसेट क्लासेस के बारे में हम लोग क्या सोचते हैं, हमारी थिंकिंग क्या होनी चाहिए। और ट्रेडिंग में भी हम ऐसा ही कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ट्रेडिंग से आपको एक रेगुलर इनकम बनानी है तो कैसे बना सकते हैं। बेसिकली हम ट्रेडिंग को इनकम की सोर्स के तौर पे ज़्यादा मानते हैं, बजाय कि उससे वेल्थ क्रिएट करने के लिए। वेल्थ क्रिएट करने के लिए हम लोग इन्वेस्टिंग की तरफ आते हैं। मैं थोड़ा टीम्स में नया हूँ तो मुझे यूज़ करने में थोड़ी सी दिक्कत है, तो आई होप आप लोग सब साथ में बियर कर लेंगे। किसी के मन में कोई क्वेश्चन आएगा तो वो चैट बॉक्स पे जरूर लिख सकता है, मेरे को दिखता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर स्टॉक्स या शेयर, इस सब से हम क्या समझे। तो शेयर मार्केट बेसिकली एक सिंपल सा बिजनेस का, आप ये लगा सकते हैं, एक मार्केट प्लेस है। जैसे कि आपके आसपास सारी जगह एक मार्केट प्लेस होंगी। जैसे कोई साउथ दिल्ली में है तो कोई सरोजिनी नगर के पास रहता होगा, कोई लाजपत नगर के पास रहता होगा। तो ऐसी डिफरेंट मार्केट्स होती हैं। डिफरेंट मार्केट में आपको डिफरेंट काइंड ऑफ शॉप्स मिलती हैं। जैसे कि कोई फार्मेसी की शॉप हो गई, कोई कपड़ों की शॉप हो गई, कोई खाने पीने की शॉप हो गई, और डिफरेंट टाइप की शॉप्स हो गई। तो ये जो पूरा का पूरा मार्केट होता है, ये जो पूरा का पूरा मार्केट होता है, इसे हम कहते हैं शेयर मार्केट। और इसमें जो डिफरेंट शॉप्स हो गई, ये आप समझ लीजिए कि कंपनीज हो गई। तो जैसे कोई कंपनी मान लीजिए खाने के उसमें है, जैसे कि आप मान लीजिए वरुण बेवरेजेस है जो लिस्टेड है। इसी के अलावा कोई एरोप्लेन में हो गई, एयरप्लेन इंडस्ट्री में हो गई जैसे इंडिगो हो गई, कोई फार्मेसी में हो गई जैसे सिप्ला हो गई, कोई पेट्रोलियम बिजनेस में जैसे रिलायंस हो गई, कोई बैंकिंग बिजनेस में जैसे एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक हो गया। तो इन सब का क्यूमुलेटिव मतलब इन सबको मिला के बनता है हमारा स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट। और ये बेसिकली उसके कंपोनेंट्स हैं। कुछ बैंक्स हो गए, कुछ एयरलाइन इंडस्ट्रीज हो गई, या धीरे धीरे करके अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं। तो आज हमारा जो गोल है वो ये है कि हमारी जो क्लासेस होंगी उसमें जो शुरू की दो क्लासेस हैं, उस पर हमारा सिर्फ ये गोल है कि एक नो नथिंग इन्वेस्टर, मतलब जिसे कुछ नहीं पता स्टॉक मार्केट के बारे में, वो इन दो क्लासेस के बारे कॉन्फिडेंटली कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे और यहाँ से शुरू करते हैं। तो हम जब भी आपको इन्वेस्ट के लिए बोलने जा रहे हैं, तो हम आपको इन्वेस्ट करने के लिए हमेशा सबसे पहले नो नथिंग इन्वेस्टर को सलाह देते हैं कि आप हमेशा इंडिया की इकोनॉमी में बेट कीजिए। इंडिया की इकोनॉमी में बेट करने से मेरा मतलब है कि हम सेंसेक्स या निफ्टी में बेट करने को कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि सेंसेक्स या निफ्टी क्या होता है। तो जिन लोगों को सेंसेक्स या निफ्टी नहीं पता, उनके लिए हम शुरुआत करते हैं दो स्टॉक एक्सचेंज से, जिनके नाम है एनएससी और बीएससी। बीएससी एक बहुत पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और एनएससी एक बहुत ही नया स्टॉक एक्सचेंज है, जिसे हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। तो जितनी भी मार्केट की कंपनीज हैं वो सब यहीं लिस्टेड है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं सिंपल शब्द में, कि जैसे मैंने आपको बोला कि आपके आसपास एक एरिया है लाजपत नगर, तो वो आपकी एक मार्केट प्लेस हो गई। तो ये एनएससी बीएससी एक मार्केट प्लेस है। यहाँ पे काम करने के लिए कई सारी दुकानें खुलती हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे काम करने के लिए काफ़ी सारी कंपनीज खुलती हैं। तो आपका जैसे जितनी भी बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक,
ये सब इन्हीं स्टॉक्स पे लिस्टेड है और इन्हीं के अलग अलग बैरोमीटर होते हैं नापने के कि ये कैसे कर रहे हैं, जिनको हम सेंसेक्स या निफ्टी कहते हैं। तो सिंपल भाषा में अगर आपको समझाना चाहें कि सेंसेक्स क्या होता है, तो बीएससी का बैरोमीटर है सेंसेक्स और एनएससी का बैरोमीटर है निफ्टी। तो ये आ गया आपके सामने सेंसेक्स का चार्ट, इसे हम बीएससी सेंसेक्स कहते हैं। आपने काफ़ी सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा न्यूज़ में, काफ़ी सारे जो लोग जानते हैं उनको वो इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं। तो सेंसेक्स बेसिकली इंडिया की टॉप 30 कंपनी से मिलके बनता है। मतलब मान लीजिए आप अपने एरिया में 100 दुकानें हैं, तो मैंने बोला आप बेस्ट दुकान चुनिए, तो आपने बोला कि ये जो 30 दुकानें हैं ये सबसे बेस्ट दुकानें हैं। मतलब अर्निंग के हिसाब से लगाइए, इनके स्टॉक के हिसाब से लगाइए, कैसे भी लगाइए, ये टॉप 30 दुकानें हैं हमारे मार्केट की। तो हमने बोला इनकी एक बास्केट बनाइए, मतलब इनको एक ग्रुप बनाइए और उसको साथ में एक नाम दे दीजिए। तो हमने ऐसे ही इंडिया की टॉप 30 कंपनीज का नाम दे के रख लिया है सेंसेक्स। और ऐसे ही अगर हम टॉप 30 की जगह टॉप 50 कंपनीज ले लें तो इसको हम कहते हैं निफ्टी। यहाँ तक आई होप किसी को कोई डाउट ना हो। अगर यहाँ तक सब क्लियर है तो चैट पे सब लिख सकते हैं यस। तो जैसे ही काफ़ी सारे यस आ चुके हैं तो मतलब इतने में लोगों को क्लियर है। अगर किसी को डाउट है तो वो अपना चैट पे अपना लिख सकता है पीछे डाउट, हम उसको जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे एड्रेस करते रहेंगे। अब मान लीजिए आपको पता चल गया कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है। तो अब मतलब अगर आप, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप नो नथिंग इन्वेस्टर है, हम इस कोर्स की पेस को धीरे धीरे करके और डिफिकल्ट करते रहेंगे। पर मैं नहीं चाहता कि पहली क्लास में लोगों को इतनी सारी टर्मिनोलॉजी मिल जाए कि वो डाइजेस्ट ना कर पाए। तो इसलिए हम पहली क्लास में सिंपल बेसिक स्टॉक से शुरू करते हैं कि मान लीजिए आपका एनएससी और बीएससी दो चीज़ें हैं। अब आपको ये पता चल गई ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और ये सिंपल सी दो स्टॉक एक्सचेंज है। इसके बाद आपको ये पता चल गया कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है। तो निफ्टी और सेंसेक्स बेसिकली वही ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ मिलके जो बास्केट होती है उसे कहते हैं। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि ये सेंसेक्स या निफ्टी जरूरी क्यों है, वाई निफ्टी एंड सेंसेक्स आर इम्पोर्टेंट। तो इसके पीछे बहुत सिंपल कारण है। आप ये बता सकते हैं कि ये बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी होता है। बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी मतलब मान लीजिए आपके देश का सेंसेक्स अच्छा जा रहा है, बढ़ रहा है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देख रहे हैं कि आपका सेंसेक्स 2 साल पहले जहाँ था आज उससे ऊपर है और यहाँ से आपने देखा कि 2 साल बाद और ऊपर है। तो ये सिंपली आपको ये बताता है कि आपकी जो इकोनॉमी है, आपका जो कंट्री है वो ग्रोथ अच्छा कर रही है। कैसे, चलिए ये समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई भी एक कॉमन मैन का एग्जांपल लेते हैं। अगर उसको फ़ोन चाहिए तो वो मान लीजिए वो एक सिम प्लान चाहिए तो वो जियो के पास जाता है, एयरटेल के पास जाता है, उसने एयरटेल का रिचार्ज कराया। उसे बैंक में पैसे रखने हैं, उसने एचडीएफसी का बैंक लिया। उसे फ्लाइट चाहिए, उसने इंडिगो की फ़्लाइट ली। तो इन शॉर्ट अगर एक कॉमन मैन आपका और मेरा जैसा इन्वेस्ट भी छोड़िए, अगर खर्चा कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, तो आपका सेंसेक्स ऊपर जाता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके जो प्रॉफिट्स हैं कंपनीज के वो बढ़ते रहेंगे। क्योंकि जैसे जैसे आप उनके प्रोडक्ट यूज करते रहेंगे आप उनके प्रॉफिट्स को बढ़ाते रहेंगे और धीरे धीरे करके उन कंपनीज की मार्केट वैल्यू ऊपर बढ़ती रहेगी। तो जैसे जैसे कंपनीज की मार्केट वैल्यू ऊपर बढ़ती रहेगी, ऑब्वियसली बात है उनकी परफॉर्मेंस जैसे जैसे बढ़ेगी, सेंसेक्स की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली उसके साथ बढ़ती रहेगी। तो जब भी किसी कंट्री का सेंसेक्स धीरे धीरे करके अगर ग्रोथ की तरफ जा रहा है तो आप ये मान सकते हैं कि आपकी जो कंट्री है उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। तो जैसे काफ़ी सारे लोग डिबेट करते हैं कि इंडिया एक पुअर कंट्री है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, कुछ बोलते हैं डेवलप कंट्री है। तो उसका हम बैरोमीटर सेंसेक्स से ले सकते हैं। जैसे आप अगर हमारा सेंसेक्स देखेंगे तो सेंसेक्स की जो फॉर्मिंग ईयर था वो 1979 था। तो अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं यहाँ पे,
तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि 1979 में हमने बेस ईयर पे सेंसेक्स लिया था 100 से 1979 से आज हमारा सेंसेक्स करीब करीब 50,000 पे है। तो 50,000 तक सेंसेक्स को पहुंचते पहुंचते आप अप्रोक्सीमेटली 40-42 साल लग गए। अगर आप 79 से 2021 देखें तो आपका 42 ईयर्स के आसपास निकलता है। तो 42 साल में आप देख रहे हैं कि सेंसेक्स जहां था वहां से कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। तो अगर आपका सेंसेक्स बढ़ रहा है तो इसके पीछे का क्या कारण होगा? इसके पीछे का यही कारण है कि सेंसेक्स की जितनी भी कंपनियां थी उस पर इंडियंस ने खर्चा किया। अगर आज उस पर HDFC बैंक है तो आपने उससे लोन लिया, अगर आज उसके अंदर सिप्ला है तो आपने उसकी दवाइयाँ खाई, अगर आज उसके अंदर इंडिगो है तो आप उससे उड़े, आज अगर आप फिर NWD लगा रहे हैं तो HUL का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो उसके अंदर है। तो जैसे जैसे एक आम इन्वेस्टर या एक आम बंदा खर्चा करता रहता है, स्पेंड करता रहता है, वैसे वैसे आपकी जो सेंसेक्स है वो धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ता रहता है। तो लॉन्ग टर्म पे हम हमेशा ये मानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, लॉन्ग टर्म पे हम हमेशा ये मानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारा सेंसेक्स हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि हम हमेशा अपनी कंट्री में ये बिलीव करते हैं कि एक अच्छी कंट्री या एक अच्छी इमर्जिंग इकोनॉमी हमेशा बढ़ती रहेगी। और ये आप सिर्फ इंडिया का नहीं है, इंडिया के साथ जितनी भी इकोनॉमीज इमर्ज हुई हैं, चाहे आप USA ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, सबके सेंसेक्स ऐसे ही बढ़ते हैं। बढ़ने का पेस सबका अलग अलग हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म पे आप सबके इंडेक्स को बढ़ता हुआ देख सकते हैं। तो क्योंकि अभी हम फॉरेन मार्केट्स की बात नहीं कर रहे आज, तो आज हम सिर्फ बात करेंगे इंडियन मार्केट के ऊपर। तो ये हम सेंसेक्स के ऊपर बात कर ले। अच्छा, हमारे लिए सेंसेक्स और निफ्टी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हम सेंसेक्स और निफ्टी दोनों को इंडेक्स मान के चलते हैं। तो आप कहीं पे अगर मेरे मुंह से सेंसेक्स सुने या कहीं पे निफ्टी सुने तो वो बात तो आप एक ही मान के चलिए कि वो एक ही बात है। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। ओके, तो यहाँ तक सबका सही। अब बहुत लोगों के मन में आ सकता है कि क्यों हम मान के चलें कि जो सेंसेक्स है वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे हम एड्रेस करने के लिए कई सारे तरीके अपनाएंगे, क्योंकि ये जितने अच्छे से आप खुद कन्विंस हो पाए कि सेंसेक्स और निफ्टी हमेशा बढ़ता रहेगा, उतने कन्विक्शन के साथ आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि लोगों को कन्विक्शन नहीं आता। इंडियन मार्केट में वैसे ही 2% लोग डायरेक्टली ट्रेड करते हैं, मतलब डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में, और जो करते भी हैं उनमें से भी काफ़ी लोग कन्विंसिंगली इन्वेस्ट नहीं कर पाते। तो चूंकि वो कन्विंसिंगली इन्वेस्ट नहीं कर पाते, तो हमारा गोल ये है कि कम से कम आप 2 क्लास के बाद जैसा हम बता रहे हैं वहाँ पे अगर आप 1 रुपया इन्वेस्ट करें या 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करें तो कन्विंसिंगली इन्वेस्ट कर सके। यूट्यूब देख के या किसी से भी समझ के करिए, पर आप कन्विंसिंगली वो कीजिए, क्योंकि जब आप अपना 1 लाख रुपए कहीं लगाएंगे या 1,000 रुपए कहीं लगाते हैं, कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप पूरी तरह श्योर हो कि वो जो आप लगा रहे हैं वो सही जगह। तो उसके लिए सबसे पहले आपका ये मानना जरूरी है, आपको ये बिलीव करना जरूरी है कि सेंसेक्स या निफ्टी लॉन्ग रन में ऊपर ही जाएगा। तो पहले हम इसको नंबर्स के बजाय नॉर्मली एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री में, इन्वेस्टिंग की इंडस्ट्री में वॉरेन बफेट बहुत बड़ा नाम है। आप लोग काफ़ी सारे लोग वॉरेन बफे को जानते होंगे। जो वॉरेन बफे को नहीं जानते हैं वो सर्च कर सकते हैं उसके बारे में। वो टॉप 10 रिचेस्ट में से एक पर्सन है और उसने अपनी वेल्थ जितनी भी है, मेजर ऑफ द वेल्थ उसने इन्वेस्टिंग के थ्रू बनाई है। क्योंकि वॉरेन बफे का कोई ऐसा कोर बिजनेस नहीं है। जैसे जेफ बेजोस को आप अमेजन के लिए जानते हैं, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट, इन सबको, बिल गेट्स को आप माइक्रोसॉफ्ट के लिए जानते हैं, इलोन मस्क को आप टेस्ला वगैरह के लिए जान रहे हैं। वॉरेन बफे को आप किसी कंपनी के लिए नहीं जानते। उसकी कंपनी का नाम बर्कशायर हैथवे जरूर है, पर वो ऐसा कुछ प्रोडक्ट नहीं बनाती जिसे आप कंज्यूम करते हो। तो वो उसने अपनी जितनी भी वेल्थ बनाई है वो इन्वेस्टिंग के थ्रू बनाई है। तो वॉरेन बफे की क्यों एक बहुत फेमस क्योट है कि नो मैटर व्हाट द नेक्स्ट जनरेशन विल ऑलवेज लीड अ बेटर लाइफ देन द प्रीवियस जनरेशन। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, आने वाली जो जनरेशन है वो पुरानी जनरेशन से हमेशा एक अच्छी लाइफ जिएगी। तो काफ़ी सारे लोग इस पे डिबेट कर सकते हैं कि बेहतर मतलब क्या, अच्छा मतलब क्या, कि अच्छा क्या है।
तो जैसे मैं अपने फादर से बात करता हूँ तो वो कभी कभी बोलते हैं कि हमारे टाइम पे देखो खाना बहुत बढ़िया मिलता था, शुद्ध मिलता था, तुम्हारी जनरेशन में क्या है, खाना ऐसा ही मिल रहा है। तो ऐसे काफ़ी सारे डिबेट हो सकती है जिसके तहत आप ये बोल सकते हैं कि बेहतर मतलब क्या। तो मैं आपको वॉरेन बफे के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि बेहतर मतलब क्या। कि जब वो ये बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आने वाली जनरेशन हमेशा अच्छी लाइफ जिएगी पुरानी जनरेशन से, तो वो क्या कहना चाहता है। तो उसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप आज से 500 साल पहले की लाइफ इमेजिन कीजिए, चाहे आप एक किंग की लाइफ इमेजिन कर लीजिए, राजा की। तो बोलता है आप एक राजा से अच्छी जिंदगी आप आज जीते हैं। पूछिए कैसे। जैसे मान लीजिए आज से 500 साल पहले राजा को एक देश से दूसरे देश जाना था, या एक राज्य से दूसरे राज्य जाना था। तो उसके पास शाही सवारियों में क्या होते थे, हाथी घोड़े, उनमें उनको दिनों लग जाते थे। एक राज्य से दूसरे लगना पड़ता था तो 6-6 महीने लग जाते थे। तो इसमें बेसिकली आप क्या समझ पा रहे हैं, आज आपको जाना है तो आप कार उठाएंगे, मार्केट चले जाएंगे। दूसरे देश जाना है, फ्लाइट से चले जाएंगे। तो आप माने चाहे ना माने, आपकी जो लाइफ है वो पहले के मुकाबले काफ़ी सारा बेहतर हो गई है। उस टाइम अगर कोई ये बोलेगा कि आज का कस्टमर एक लैपटॉप कंज्यूम कर रहा होगा, वाईफाई कंज्यूम कर रहा होगा, तो उस टाइम ये बिलीवेबल नहीं था, पर आज बिलीवेबल है। पर ऐसे ही आज से 50 साल बाद किन प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी ये कहना बहुत मुश्किल है। पर इतना श्योर है कि जो आने वाली जनरेशन है वो हमेशा आपकी पुरानी जनरेशन से अच्छी लाइफ जिएगी। तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि जो सेंसेक्स है कंट्री का या निफ्टी है वो हमेशा बढ़ता रहेगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट पे लिख सकता है। आई होप किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो मतलब अभी तक सबको सब क्लियर है। तो चलिए, अब आप बोल रहे हैं कि ठीक है क्लेश, हम मान गए कि जो पुरानी जनरेशन है उससे हमारी जनरेशन अच्छी है। अब क्या। तो मैं अब बोल रहा हूँ कि अब आप अगर ये मान चुके हैं तो अब आप अपने आप को कन्विंस कीजिए कि नो मैटर व्हाट, जो आपकी आने वाली जनरेशन होगी वो आपसे अच्छी लाइफ जिएगी। तो अगर वो अच्छी लाइफ जिएगी तो उसका मतलब क्या होगा। उसका मतलब ये होगा कि वो आपसे बेहतर कंज्यूम कर रहे होंगे, वो आपसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैसा कमा रहे होंगे, आपसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे फादर, मेरे को ध्यान है कि 2000 के आसपास एक बहुत पहले एक टेलीविज़न लेके आए थे हमारे घर पे। तो मुझे जहाँ तक ध्यान है कि वो गली में पहला टेलीविज़न हुआ करता था, मतलब जो हमारी कॉलोनी हुआ करती थी उसमें वो पहला टेलीविज़न था। ऐसे ही जब कनेक्शन लगा था, उस टाइम पे एमटीएनएल के कनेक्शन होते थे, आजकल तो सबके पास फ़ोन है, वो भी उस गली का पहला कनेक्शन था। तो आप ये समझिए, अगर उस टाइम से लेके अब तक के लिए, अब तक पे आप देखें तो आज अगर किसी को टीवी खरीदनी होती थी तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये प्रूव करता है कि आपने 20 साल में भी जो जनरेशन है, चाहे वो एक एवरेज लाइफ हो, चाहे वो अपर मिडिल क्लास हो, चाहे रिच हो, चाहे पुअर हो, जो चीज़ें खरीदने का या जो कंज्यूम करने की हैबिट है वो लोगों में बढ़ती जा रही है और वो आगे बढ़ती ही जाएगी। और चूंकि हम कंज्यूम ज़्यादा करेंगे तो जो कंपनीज हमें सेल कर रही है उनके प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे, और उनके प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली बात है उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ती रहेगी। इस तरह हम बोलते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी आने वाले टाइम पे हमेशा बढ़ते रहेंगे। अब आप बोलेंगे कि इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि वो बढ़ते रहेंगे। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट करने के लिए या शेयर मार्केट से अमीर बनने के लिए बहुत नॉलेज चाहिए होती है। आपको किसी उससे एमबीए करना पड़ेगा, बहुत सारी पीएचडी, बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारा डेटा चाहिए। तो अगर आप ये सब सोचते हैं तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। वॉरेन बफे कहता है कि अगर आप 5वीं पास भी है और आपको सिंपल मैथ्स आती है, मतलब आपको ये पता है कि 10 + 10 20 होता है, 100 + 100 200 होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर पा रहे हैं, तो भी आप बहुत अमीर हो सकते हैं और आपको कोई बहुत ज़्यादा फिनेंस या इन सब की डिग्री लेने की कोई खास ज़रूरत नहीं। एक नो नथिंग इन्वेस्टर, मतलब जिसको कुछ नहीं आता, वो भी शेयर मार्केट से या स्टॉक मार्केट से काफ़ी अमीर हो सकता है, बशर्ते वो ये बिलीव करते रहे कि जो जनरेशन आने वाली है वो हमारी जनरेशन से तो अच्छी हो। अब जानते हैं कि अगर आप ये बिलीव करते होते तो आपके साथ और क्या हो सकता था। तो अब हम चलते हैं वापस सेंसेक्स के चार्ट पे। तो ये हमारा सेंसेक्स का चार्ट है, आई होप सबको दिख रहा होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो चैट पे लिख सकता है।
तो यहाँ पे 1979 में हमारा सेंसेक्स शुरू हुआ था। अगर 1979 में हमारा सेंसेक्स शुरू हुआ था, और अगर आपको याद हो या आपको पता हो, तो हमारा सेंसेक्स जब शुरू हुआ था तो हमने बेस ईयर पे 1979 में सेंसेक्स की वैल्यू 100 मानी थी। हमारे लिए सेंसेक्स की वैल्यू उस टाइम 100 थी। और आज आप अगर देख पा रहे हैं तो सेंसेक्स की वैल्यू यहाँ पे 50,000 के आसपास है। ये आप अपने अपने एंड से भी चेक कर सकते हैं। बाकी सेंसेक्स की वैल्यू आज के टाइम पे 50,000 के करीब ये दिख रही है। तो यानी कहने का मतलब ये था कि 1979 में अगर किसी ने 100 रुपये सेंसेक्स पे यानी इंडिया पे बेट किए होते तो आज वो 50,000 रुपये हो गए होते, 50,000 रुपीज। तो यानी इसे रब कर लेते हैं। यानी अगर किसी ने सेंसेक्स पे उस टाइम पे 100 रुपये बेट किए होते तो आज के टाइम पे उसकी वैल्यू हो गई है 50,000 रुपीज। मतलब आपने 5,000% का रिटर्न तो सीधा सीधा सिर्फ सेंसेक्स से कमा लिया। यानी अगर आपने 100 रुपये तब सेंसेक्स पे डाल लिए होते तो 50,000 रुपये तो वो आज हो गए होते, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी दिक्कत के। आपको कुछ नहीं करना था, बस 100 रुपये उठा के एक बारी में सेंसेक्स पे 1979 पे डाल देने थे, और सिर्फ ये मानना था कि कुछ भी हो जाए, जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हमेशा एक बेहतर लाइफ जिएगी, और ये मान के आपको सिर्फ इन्वेस्ट करके छोड़ देना चाहिए था। तो आपको 5,000% का रिटर्न तो नो, विदाउट एनी दिक्कत यहाँ से मिल जाती। सॉरी, 500% का रिटर्न तो आपको सेंसेक्स से बिना किसी प्रॉब्लम के मिल जाता। तो यहाँ से आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी, आई होप अभी तक, कि अगर आपको बहुत कुछ नहीं भी आता और सिर्फ आपको सेंसेक्स और निफ्टी भी समझ आता है तो आप 500% का रिटर्न तो यहाँ से भी कमा सकते हैं। मतलब आप अपने पैसे को 500 टाइम्स यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, विदाउट एनी मच नॉलेज, विदाउट एनी मच हेजल, सिर्फ और सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी पे बेट करके। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो वो आगे जाके पूछ सकता है अपना। चैट का ऑप्शन ये है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप ये मान के चलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप सेंसेक्स और निफ्टी पे बेट कर लेंगे तो 100 से 500 मतलब 50,000 यानी 500 टाइम्स तो आप अपना पैसा सिर्फ सेंसेक्स से कर सकते थे। तो अब इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये तो पुरानी बात थी, आगे क्या। और ये काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि मैंने जितना देखा है जनरली लोग जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि इंडियंस जैसे, मान लीजिए जिनसे जितने लोगों से भी मेरी बात होती है, जब मैं उनको, वो मेरे को पूछते हैं कि यार अखिलेश बताओ कहाँ इन्वेस्ट करें, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट जब बताते हैं कि जैसे उन्होंने किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है या किस किस म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो उसके पीछे उनका बेसिक जो सेंस होता है कि ये पता करने का, वो ये होता है पास्ट परफॉर्मेंस। मतलब आप कोई भी म्यूचुअल फंड उठाएं तो वो ये देखेंगे कि भाई पुराना जो हमारा म्यूचुअल फंड था उसमें कैसे 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 उसने रिटर्न दिया, पिछले 5 साल का क्या रिटर्न था, 2 साल का क्या रिटर्न था, 15 साल का क्या रिटर्न था। पर ऐसे करके वो ये अज्यूम करते हैं कि भाई ये म्यूचुअल फंड जो है ये सबसे बढ़िया है और इस म्यूचुअल फंड में हम पैसा लगा लेते हैं। तो इसके पीछे सबसे बड़ी गलत बात क्या है कि फाइनेंस की दुनिया में ये साफ साफ बोला जाता है कि पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स। मतलब पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न गारंटी नहीं करती है।
यानी अगर पास्ट में किसी स्कीम ने आपको 15% का रिटर्न दिया है या 20% का रिटर्न दिया है, तो जरूरी नहीं है कि वो आने वाले अगले 15 साल पे भी आपको 15% का रिटर्न देगी देगी। तो इससे ये समझ पड़ता है कि आपको पास्ट परफॉर्मेंस नहीं देखनी चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो भी मतलब कोई म्यूचुअल फंड का ऐड आता है तो उस पर हमेशा ये बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और उसके नीचे आजकल ये भी बोलने लग गए हैं काफ़ी सारे ऐड में कि पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न। और फिर आपकी काफ़ी सारी छोटी छोटी बेसिक डिटेल्स होती है। तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर उलझे रहते हैं कि जो बहुत छोटी छोटी बेसिक डिटेल्स होती है इसमें क्या लिखा है हमें पता नहीं। तो कोई बहुत सारे लोग अपनी क्वेरीज रेज करते हैं कि तुम बता दो कि इसमें क्या लिखा है। तो मैंने बोला सर उसमें क्या लिखा है ये जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो सबसे बड़ा बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है कि पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न, आप वही नहीं देख रहे हैं। तो जो छोटे लेटर्स में लिखा हुआ उनको जान के क्या कर लेंगे। तो इससे चलिए अब अपनी बात पे शुरू करते हैं। तो यानी हमारा कहने का मतलब ये था कि सेंसेक्स ने आपको 500 टाइम्स का रिटर्न दिया। तो बहुत सारे जो रैशनल माइंडेड लोग होंगे वो ये बोल सकते हैं कि ये तो हिस्ट्री थी, और आपने भी खुद बोला कि पास्ट परफॉर्मेंस आपको गारंटी नहीं करता फ्यूचर रिटर्न्स की। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आने वाले टाइम पे भी सेंसेक्स ऐसा ही कोई रिटर्न देगा? तो इसके लिए बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। हम एक्सेल खोल लेते हैं और एक ब्लैंक वर्कबुक खोल लेते हैं। आई होप सबको एक्सेल दिख रहा होगा। तो इस पर हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बेस ईयर था 100, आज हमारी वैल्यू है 50,000। ये सब हम धीरे धीरे करके जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो पर्सनल फाइनेंस में एक्सेल, मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्सेल फ्रेंडली नहीं हूँ या टेक फ्रेंडली नहीं हूँ, मेरे को एक्सेल का कुछ बहुत ज़्यादा नहीं आता। पर इतना मुझे पता है कि अपने फिनेंशियल गोल प्लान करने के लिए आप एक्सेल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये हम आने वाली क्लासेस में ज़रूर सीखेंगे। और एक्सेल को कैसे इन्वेस्टिंग में यूज़ किया जाता है वो भी ज़रूर सीखेंगे। तो अब ये चलते हैं कि आपका बेस ईयर था 1979, जिसमें सेंसेक्स की शुरुआत हुई थी। आज 2021 में इसकी वैल्यू 50,000 है। तो आपने यानी मेजरली 42 ईयर्स में आपने 50,000 100 का कर लिया है। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये रेट कितना होता है। तो रेट जानने के लिए आप सिंपली अज्यूम कर लीजिए तो आप रेट निकाल के आएंगे तो आपका रेट निकलेगा 16%। आप इसे अगर डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 16 के आसपास निकल जाएगा। मतलब अगर आप कुछ नहीं करते और सिर्फ सेंसेक्स में भी पैसा लगा देते तो आपको 16% का रिटर्न तो वो लास्ट 42 ईयर से दे ही रहा है। यानी अगर आप अपना पैसा बिना किसी बात के सिर्फ सेंसेक्स पे भी छोड़ देते तो आपको इंडियन इकोनॉमी ने ही विदाउट एनी रिस्क 16% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जिसे हम CAGR कहते हैं, वो दिया है। यानी 1979 में और 2021 तक उसने 16% का रिटर्न आपको दिया है। और इस पे मैंने अभी, क्योंकि मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, तो डिविडेंड इनकम नहीं जोड़ी है या डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं जोड़ा है। तो आप मोर और लेस, पहले ये टैक्स फ्री पैसा था, मतलब जितना भी आपने इससे कमाया उसमें कोई टैक्स नहीं देना होता था। अब 1-2 साल पहले से इंडियन गवर्नमेंट ने LTCG लेके आई है और वो उसने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगा लिया 10%। तो अगर आप इससे 10% हटा भी दें, मतलब मान लीजिए कि आपको 50,000 की जगह 10% माइनस करने के बाद 45,000 रुपये मिले, तो भी आप देखेंगे कि रेट ऑफ रिटर्न में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। और ये यहाँ पे अगर मैं आपको इसको जगह टैक्स गवर्नमेंट को दे भी दें तो भी आप देखेंगे कि 16% ही आ रहा है। 16% इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको डेसिमल में आप देखेंगे तो डेसिमल में फ़र्क पड़ता है टैक्स देने के बाद भी आपके रेट ऑफ रिटर्न में इतने लंबे पीरियड ऑफ टाइम में। तो वो इसलिए हम मान के चलते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी पे अगर आप टैक्स देने के बाद भी इन्वेस्टमेंट के बाद जो वैल्यू होगी वो कंपाउंडेड एनुअल ग्रेट 16 के परसेंट के साथ बढ़ती जा रही है और वो बढ़ती रहेगी। तो अब काफ़ी सारे लोग सोच सकते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो अभी आपने बताया कि पास्ट परफॉर्मेंस जो है वो फ्यूचर को गारंटी नहीं करती। तो हमने बोला चलिए ठीक है सर, आप रैशनल माइंड के हिसाब से चल रहे हैं तो हम ये भी मान लेते हैं कि ठीक है।
हम बोलते हैं कि हम क्यों बोलते हैं फिर भी कि सेंसेक्स और निफ्टी आपको 15-16% का रिटर्न देता ही रहेगा। उसके पीछे सिंपल कारण है कि पहले मान लीजिए आप हैं, यानी उसके बाद आपका बैंक है। अब मैं थोड़ा सा रेस करके ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर असल में इकोनॉमिक साइकिल चलती कैसे है। मतलब जो ये लोग सोचते हैं या जो ट्रेडिशनल लोग हैं ये सोच के चलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, शेयर मार्केट तो काफ़ी रिस्की है, बैंक में पैसा होना चाहिए, पीपीएफ में पैसा होना चाहिए, या ट्रेडिशनल क्लासेस गोल्ड प्रॉपर्टी। हम एक एक करके इस क्लास में सबके बारे में बात करेंगे कि गोल्ड पे, हाउसिंग में, कमर्शियल पे हमारा क्या व्यू है, या जो आजकल बिटकॉइन वगैरह चल रहे हैं उस पर हम क्या सोचते हैं। पर पहले मैं उस सब में नहीं जाना चाहता। बेसिक जो आपका नो नथिंग इन्वेस्टर को जितना जानना है, 2 क्लास में हम कम से कम उतना तो जान लेंगे कि आप 2 क्लास में इतना जरूर समझ पाए कि आखिर पैसा लगाना कहाँ है। तो सबसे पहले लोगों के मन में ये है कि पहले 15-16% दे दिया, आगे क्या गारंटी है कि देंगे देंगे। तो इसके इसको हम मैथमेटिकली अलग अलग तरीके से जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों हम हमेशा कहते हैं कि इंडेक्स आपको 15% 16% का रिटर्न देगा ही देगा। वो इसलिए देखिए, मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है, आपने बैंक में एफडी कर दी 100 रुपये की, तो बैंक को मिल गए 100 रुपये। अब बैंक ने आपको मान लीजिए कि 7 to 8% का रिटर्न दिया। सिंपल, आजकल बैंक थोड़ा कम देता है, 5.5-6। कभी पहले के टाइम पे आप देखेंगे, अगर अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो 10-11% का भी बैंक रिटर्न दिया करता था। तो बैंक के रिटर्न हिस्टोरिकली हमेशा थोड़े बहुत ऊपर नीचे पर इसी रेंज में चलते रहते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि बैंक जो है वो 8% रिटर्न देगा। हमारे लिए मेजरली एग्जाम्पल पे बैंक का रेट ऑफ रिटर्न हम 8% मानेंगे। एक टर्म आपके बार बार यूज आएगी जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन, उसे हम 6% मानेंगे। इन्फ्लेशन कुछ नहीं होता, इन्फ्लेशन महंगाई को कहते हैं। कि मान लीजिए आज जैसे मैंने एक पेन 100 रुपये का खरीदा, तो अगले साल मैं उसी पेन को खरीदने जाऊंगा तो कितने का मिलेगा। तो ऑन एन एवरेज जब गवर्नमेंट ये सब कैलकुलेट करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि आज ये पेन 100 रुपये का है, तो कल ये धीरे धीरे करके 106 रुपये का हो जाएगा। क्योंकि हमारी जो आरबीआई है और जो गवर्नमेंट है वो हमारी महंगाई दर को 4 से 6% के बीच में ही मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और हम ये मान के चलते हैं कि लॉन्ग टर्म पे महंगाई 6% की रहेगी। तो इन्फ्लेशन हम हमेशा 6% मान के चलेंगे, बैंक के रेट ऑफ रिटर्न को 8% मान के चलेंगे। तो अब मान लीजिए आपने बैंक में पैसा जमा किया 100 रुपये, बैंक को मिला पैसा 8% पे, मतलब बैंक को आपको 8% देना है। तो अगर बैंक 8% दे रहा है तो बैंक को भी वो पैसा कहीं ना कहीं से तो कमाना ही पड़ेगा। बैंक अगर आपको 100 रुपये पे साल के अंत में 8 रुपये दे देगी तो बैंक भी तो कहीं ना कहीं से पैसा कमाएगा। तो आपने माना कि बैंक जो है आगे इंडस्ट्री को लोन देगा। इंडस्ट्री मतलब क्या? इंडस्ट्री मतलब यही सब, सिप्ला, डाबर, HUL, जिलेट, कोको कोला, यही सब इंडस्ट्री है। मतलब आप अगर निफ्टी की कंपनी देखेंगे क्लास के बाद, अगर आपको टाइम मिलेगा तो आप निफ्टी की कंपनीज देखेंगे तो जो टॉप 15 इंडियाज की कंपनी है वो यही है। सन फार्मा, ONGC, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, रिलायंस, मतलब वो हाउस होल्ड नेम्स जो आप जानते हैं। तो यानी इंडस्ट्री को वो लोन देगी। तो इंडस्ट्री में मान लीजिए आपके पास एक कंपनी है ABC, ठीक है, इसको लोन दिया। तो अगर 8% बैंक को लोन आपको देना है, मतलब आपके 100 रुपये पे बैंक आपको 8% वापस देना चाहती है, तो ऑब्वियसली बात है वो इंडस्ट्री को कम से कम इसको 11 से 12% पे देगी, क्योंकि उसके भी अपने खर्चे हैं, उसका अपना प्रॉफिट है, अपने इम्प्लॉइज हैं, सब कुछ है। तो अगर वो भी 8% पे आगे बैंक को दे देगी, इंडस्ट्री को दे देगी, तो कमाएगी क्या? तो वो कम से कम 3-4% आगे लोन देगी। और आपने देखा भी होगा, बैंक से आपको बिजनेस लोन चाहिए तो 10%, 12% डिपेंडिंग सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है, अलग अलग उस पर अलग अलग रेट आता है। पर ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए कि अगर आपने 8% बैंक FD पे दे रहा है तो वो आगे 12% पे लोन देगा ही देगा। ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, जैसे अगर आज बैंक 6% दे रहा है FD पे, तो क्या पता लोन आपको 10-11% पे मिल जाए, पर मोर और लेस इतने का डिफरेंस आपको रहेगा। अब आप मान के चलिए कि इंडस्ट्री अगर 12% पे लोन उठा रही है बैंकों से, मतलब सिप्ला, डाबर या कोई भी इंडस्ट्री 8% पे बैंक दे रहा है और वो 12% पे लोन उठा रही है, तो आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री कितना कमाएगी कि वो 12% का लोन दे सके? तो जवाब है, अगर वो 12% से कम कमाती है, मगर मान लीजिए कि इंडस्ट्री आपका 12% टोटल कमा पाती है, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी इंडस्ट्री का ही 12% है, वो कमाती 12% है। तो ऐसे
तो वो 12% जो उसने कमाए, मतलब 100 रुपये लेके उसने अगर 12 कमाए तो उस 12 के 12 बैंक को दे देगी, तो उसके पास क्या बचेगा? कुछ नहीं। तो ऐसे में ऐसी इंडस्ट्री 1 साल 2 साल 3 साल चल सकती हैं, पर लंबे टाइम पे ऐसा कभी नहीं चल पाएगा। और आपके सामने एग्जाम्पल भी यहाँ, पहले तो जब हम पहले ही क्लास बताते थे या पहले लोगों को बताते थे तो काफ़ी सारी चीज़ें समझानी पड़ती थी, आजकल समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। लोगों के सामने हर दूसरे महीने कंपनियां अपने आप आती रहती हैं जो कि लोगों को दिखती रहती है, जैसे कि आपका यस बैंक हो गया, विजय माल्या कंपनी हो गई। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो स्कैम है, वो गवर्नमेंट कोर्ट डिसाइड कर लेगी, पर आपके सामने अब कंपनी ऐसी आती रहती हैं कि जो उतना रिटर्न नहीं कमा पाती तो वो कोलैप्स हो जाती है। अब इसके बाद आपके पास 12% पे यानी इंडस्ट्री लोन वापस करेगी, तो विदाउट एनी ब्रेनर कम से कम इंडस्ट्री को भी 16% तो पैसा कमाना ही पड़ेगा। अगर इंडस्ट्री 16% पैसा कमाएगी तो तभी वो आपको, जब इंडस्ट्री आपसे 16% पैसा खुद कमाएगी तभी वो 12% पे बैंक को दे पाएगी। अगर वो 12% पे बैंक को देती रही तो बैंक 8% आपको देता रहेगा। तो ये सिंपल सी एक इकोनॉमिक साइकिल होती है जिसमें कि आपको पैसा अगर बैंक दे रहा है तो बैंक को इंडस्ट्री देती है, इंडस्ट्री कमाती है, और इंडस्ट्री कमाती कैसी? हम ही लोग कंज्यूम करते हैं, उसको प्रॉफिट देते हैं। तो अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे इंडस्ट्री 16% से ग्रो करेगी, मतलब अपनी मार्केट वैल्यू अपने प्रॉफिट को 16% से ग्रो करेगी, तो हम तो पहले ही बोल के बैठे हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी में इंडिया की टॉप 50 बेस्ट कंपनीज आती हैं। मतलब एक तो इंडस्ट्री 16% से ग्रो कर रही है और हमने उस पर भी आपके लिए बेस्ट चुनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सी भी कंपनी उठा के रख दी है। मार्केट फ्री फ्लोट, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो टॉप 50 बेस्ट कंपनीज है वो हमने निफ्टी में रखी हैं, और जो टॉप 30 कंपनीज हैं वो हमने सेंसेक्स में रखी है। तो अगर इस साइकिल से भी आप देखा जाए तो हमेशा इंडस्ट्री को 16% कमाना ही पड़ेगा, और इंडस्ट्री जब तक 16% कमाती रही, बिना किसी डाउट के आपको 16% सेंसेक्स पे कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मिलता ही रहेगा बिना किसी दिक्कत के। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो वो चैट पे लिख सकता है। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो चैट पे लिख सकता है। अगर सब कुछ क्लियर है तो आप लिख सकते हैं ऑल क्लियर, जैसे संदीप ने लिखा है, जिससे कि इंटरेक्शन जो है वो थोड़ी 2 वे बनती रहे। अभी तक जो इंटरेक्शन है वो थोड़ी 1 वे है। तो अगर आपको अभी तक सारी चीज़ें क्लियर है तो आप यस लिख सकते हैं कि हाँ समझ पड़ रहा है कि क्या दिक्कत है। तो अभी तक लोगों को इतना पता चल गया कि यहाँ तक तो सब सही है। तो हमने आपको फिलोसफिकल वे से समझाया कि देखिए पहले राजा महाराजा को कितनी दिक्कत होती थी, कहने को राजा महाराजा हुआ करते थे। पर अमित भाई का क्वेश्चन है, वन थिंग कैन वी बाय बीएससी सेंसेक्स। इसको हम क्लास खत्म होते होते आज की या तो नेक्स्ट क्लास पे जरूर एड्रेस करेंगे, कैन वी बाय बीएससी सेंसेक्स। तो अभी के लिए ये क्वेश्चन लेके चलते हैं कि, मतलब ये एक्सप्लेनेशन लेके चलते हैं कि फिलोसफिकल वे में पहले हमने आपको बताया कि क्यों बीएससी सेंसेक्स और बीएससी ये हमेशा ग्रो करते रहेंगे। जैसे कि हमने कहा वॉरेन बफे की क्योट से कि नो मैटर व्हाट, द नेक्स्ट जनरेशन विल ऑलवेज लीड अ बेटर लाइफ देन द प्रीवियस जनरेशन। इसको हमने फिलोसफिकली आपको बताया, समझाया कि कैसे एक राजा महाराजा से आज आपकी एक कॉमन मैन की ज़िंदगी बढ़िया है। फिर हमने आपको इसको थियोरेटिकली भी बताया कि कैसे बैंकिंग की साइकिल आती है। अब इसके बाद क्या है कि बहुत सारे लोग ये मान के चल सकते हैं कि कोई, मतलब ये साइकिल पे अगर दिक्कत आ गई तो क्या, मतलब मान लो इंडस्ट्री ने नहीं दे पाई, या तो इसके लिए आपके पास 3 फोर्सेस हमेशा आएंगी। इस पे आपको 3 फोर्सेस हमेशा आएंगी। जैसे कि कौन कौन सी 3 फोर्सेस, तो वो लेके चलते हैं। ठीक है, तो आप मान के चल रहे हैं कि आपको लग रहा है कि ये इकोनॉमिक साइकिल गड़बड़ हो गई। तो वैसे तो आप देख रहे हैं कि पिछले 42 ईयर्स से, जब से आपका सेंसेक्स बना है, स्टॉक एक्सचेंज बने हैं, तब से ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती जा रही है। और इस पे नो मैटर किसी की भी गवर्नमेंट आई हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे लेफ्ट की हो, किसी की भी गवर्नमेंट आई हो, सेंसेक्स ने अपना परफॉर्मेंस आपको देते ही रहा है। तो हम ये भी मान के चलते हैं कि
अगर आपकी फेवरेट पार्टी जीतती है तो भी ठीक है, अगर आपकी फेवरेट पार्टी नहीं भी जीतती है तो सेंसेक्स को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। पर आप बोल रहे हैं कि यार हिस्टोरिकल देता है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, तो चलिए हम मान के चलते हैं कि आपको ये भी ठीक है। तो इसको हम प्रूव करने के लिए आपको फिर एक चीज़ बता कि आप तीन चीज़ों को, तीन फोर्सेज हैं मार्केट में जो आपको इस साइकिल को चलने में मदद करती रहेंगी। पहला है एंटरप्रेन्योर, मतलब कौन, जो कि खुद मालिक है, मतलब जिसने वो बैंक से लोन लिया है वो खुद जी जान लगा देगा। वो सुबह शाम रात दिन यही सोचता रहेगा कि अगर 11-12% पे मैंने लोन लिया है तो मैं कैसे ना कैसे करके आपको 16%, 17%, 20% पैसा कमाऊँ ही कमाऊँ ताकि मैं लोन वापस कर सकूँ। तो एंटरप्रेन्योर अपनी पूरी जी जान लगा देगा। अगर वो जी जान नहीं लगा पाएगा तो सेकंड फोर्स आती है बीच में। अगर मान लीजिए एंटरप्रेन्योर सारे मिलके भी 12% नहीं कंपाउंड कर पा रहे, तो फिर आ जाती है एक बहुत ही फेमस टर्म आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आपने सुना ही होगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बीच में आता है और क्या कहता है कि मान लीजिए एंटरप्रेन्योर ये कहें कि आरबीआई के सामने कि सर 12% तो निकल ही नहीं पा रहा है, मतलब एक एंटरप्रेन्योर नहीं, आपकी टॉप 50 कंपनियां के इंडस्ट्री बोल दे कि नहीं सर कुछ नहीं हो पा रहा, 12% तो किसी भी हिसाब से बैंक लोन दे ही नहीं पाएंगे। जैसे कि पहले के समझाने में ये भी दिक्कत होती थी, अब इसे भी समझाने में कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे कि कोरोना आपने लॉकडाउन लगा दिया, लॉकडाउन लगाने में क्या हुआ कि आप बैंकों का लोन नहीं दे पा रहे क्योंकि आपकी सेल ही नहीं है, इंडस्ट्री बंद पड़ी है, फैक्ट्रीज बंद है, तो आप कैसे दे पाएंगे। तो तुरंत आरबीआई बीच में आ गई, उसने मोरेटोरियम अनाउंस किया। मोरेटोरियम मतलब होता है कि लोन की किस्तों को बेसिकली कुछ आगे टाइम तक के लिए एक्सटेंड कर देना। तो आरबीआई यहाँ आ गई। ट्रेडिशनली आरबीआई क्या करती है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज अनाउंस करती है। मॉनेटरी पॉलिसीज में वो ये बताती रहती है कि किस दर पे बैंकों को ब्याज मिलेगा, किस दर पे बैंक लोन देंगे। तो अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि इंडस्ट्री एकदम से काम नहीं कर पा रही, लोन नहीं दे पा रही, तो वो क्या करेगी, वो लोन की इंटरेस्ट रेट तुरंत कम कर देगी। जैसे ही वो इंटरेस्ट रेट कम करती है, लोगों के पास पैसा जो है वो ज़्यादा आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर 12% पे कोई पैसा उठा रहा है, अचानक से गवर्नमेंट उसको 5%, 6%, 3% ला दे, तो पैसा जो है जितना कम इंटरेस्ट रेट होता है उतना फ्रीली मूव करने लग जाता है बिना किसी दिक्कत के। तो जैसे आपको दिखा कि फ्रीली मूव होने लग गया है पैसा, तो काफ़ी सारे लोग लेने लग जाते हैं। तो सिंपल इकोनॉमिक्स में माना जाता है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होते रहते हैं, पैसा इकोनॉमी में आता रहता है। जैसे जैसे पैसा इकोनॉमी में आता रहता है, आपका पैसा फ्रीली मूव होने लग जाता है। तो अगर एक कॉमन मैन के पास, दोबारा वही चीज़ आ रही है कि अगर एक कॉमन मैन के पास पैसा आएगा तो क्या करेगा। मान लीजिए वो कुछ भी करता है, उसका चाहे दवाइयाँ खरीदता है तो किसी इंडस्ट्री को जाएगा, बैंक में रखता है तो किसी इंडस्ट्री को जाएगा, इवन इन्वेस्ट भी करता है तो भी वो किसी ना किसी इंडस्ट्री के पास पैसा जाएगा। तो बेसिकली आरबीआई क्या करने की कोशिश कर रही है कि पैसे को फ्लो करने की कोशिश कर रही है मार्केट पे वापस, जिसे हम लिक्विडिटी कहते हैं कि बैंकों ने लिक्विडिटी मेंटेन करके रखी हुई है मार्केट की। तो इसी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए आरबीआई अपनी पूरी जी जान लगा देगा कि नहीं, किसी भी तरह एक नॉर्मल कंज्यूमर बाहर निकले और कुछ ना कुछ खरीदे, चाहे च्यूल का सामान खरीदे, चाहे कंघी तेल खरीदे, चाहे फ्लैट खरीदे, चाहे कुछ भी खरीदे, पर किसी ना किसी इंडस्ट्री का जो सामान है वो खरीदता ही रहे। क्योंकि जब तक वो किसी ना किसी इंडस्ट्री का सामान खरीदता रहेगा तो इंडस्ट्रीज चलती रहेंगी। ठीक है, अब इंडस्ट्रीज अगर चलती रहेंगी तो आपका बैंक का रेट ऑफ रिटर्न भी बनता रहेगा। ठीक, अब यहाँ से एक चीज समझ आती है कि आरबीआई पूरी जी जान लगा देगा। मान लीजिए आरबीआई से भी नहीं हो पा रहा, आरबीआई ने भी अपने इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर दिए, तभी भी एंटरप्रेन्योर कह रहे हैं नहीं सर नहीं हो पा रहा। तो जो तीसरी और सबसे बड़ी फोर्सेज है वो है आपकी खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार। भारत सरकार ऐसे में क्या करेगी, क्योंकि अब ये देश पे संकट आने लग गया, क्योंकि इकोनॉमी बढ़ नहीं रही है। तो अगर किसी देश की इकोनॉमी बढ़ नहीं रही तो सबसे पहले लोग सरकार से सवाल पूछने लग जाएंगे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो ऐसे में क्या करती है गवर्नमेंट कि फ्री में स्पेक्ट्रम दे दिया कि चलो जी, जियो को किसी को भी फ्री में स्पेक्ट्रम दे दिया कि सब यूज़ कर लो, तो स्पेक्ट्रम का खर्चा खत्म हो गया। किसी को फ्री में कोल माइन बांट दी कि आप कोल माइन 2 साल के लिए फ्री में ले लो, पर आप कोल प्रोड्यूस करो, बिजली प्रोड्यूस करो, सस्ते में प्रोड्यूस करो कि लोग खरीदें। ऐसे करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ना कुछ करती ही रहेगी तब तक जब तक कि वापस
हालात पहले से बेहतर ना हो जाएं और इंडस्ट्री वापस 16-17% का रिटर्न नहीं कमाने लगे। क्यों? अगर गवर्नमेंट ये करने में फेल हो जाती है, जैसे पहले आज तक कभी हुई नहीं है, पर अगर गवर्नमेंट कभी ये करने में फेल हो जाती है तो समझते हैं कि क्या हो सकता है। तो मान लीजिए अगर गवर्नमेंट ये समझने में फेल हो जाती है तो क्या होगा। मान लीजिए आप में से कुछ हैं जिनकी ये क्लास समझ सुनने के बाद समझ पड़ता है कि हाँ अखिलेश सही बोल रहा है, इन्वेस्ट तो सेंसेक्स निफ्टी में ही करना चाहिए। पर कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं, अखिलेश ने बोला तो ठीक, पर अपना बैंक ही सही है, क्योंकि पुरानी जनरेशन से लेके हम बैंक में ही पैसा तो रखते हैं। तो मान के चलते हैं कि अगर लॉन्ग टाइम पे इंडस्ट्री फेल कर जाती है तो क्यों आपका बैंकों का पैसा भी सरकार नहीं बचा पाएगी। उसके पीछे कारण क्या है कि अगर इंडस्ट्री ने लोन लिया है 12% पे और इंडस्ट्री फेल करने लग जाती है और वो चुका नहीं पाती, तो आपको लगता है कि बैंक आपको 8% वापस दे देगा। बैंक, कोई भी बैंक हो, वो पैसा घर में तो बनाते नहीं है। उन्होंने जो लोन दिया है और जो लोन उनको वापस मिल रहा है, उसी के बीच के इंटरेस्ट के जो अंतर होता है 8-12 के बीच का जो 4-5% का अंतर होता है, उसी पे बैंक कमाती है। अगर इनको ये पैसा नहीं मिलेगा तो बैंक भी आपका पैसा नहीं दे पाएगी। तो एफडी का इंटरेस्ट रेट तो भूल जाइए, एफडी क्या सेविंग्स अकाउंट तक का पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। पहले ये समझाने में भी लोगों को बहुत दिक्कत आती थी, लोग सोचते थे नहीं नहीं बैंक तो कभी ऐसा करते ही नहीं। अब जब से यस बैंक पे, लक्ष्मी विलास बैंक पे, बहुत सारे बैंकों पे मोरिटोरियम दोबारा लगा है कि मतलब आप एक लिमिट तक ही पैसा निकाल सकते हो, क्योंकि बैंकों के पास आपके पास पैसा देने के लिए नहीं है, तब लोगों को ये भी समझ पड़ता है। आज से पहले लोगों को यही नहीं पता था कि बैंकों का पैसा कितना इंश्योर्ड होता है। तो बैंक में भी आपका एक सर्टेन पैसा इंश्योर्ड होता है, ऐसा नहीं कि आपने 1 करोड़ रुपए अपनी एफडी में रखा है तो बैंक कोलैप्स हो गया तो सरकार आपको पूरा 1 करोड़ दे ही देगी। तो इससे ये समझ पड़ता है कि इंडस्ट्री को बचाना सरकार के लिए क्यों बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इंडस्ट्री सरकार नहीं बचाएगी और 16% के दर से, 15% के दर से इंडस्ट्री नहीं बढ़ती है, तो आपका पूरी की पूरी इकोनॉमिक साइकिल कोलैप्स हो जाएगी, वो गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि बैंक कोलैप्स हो जाएंगे तो लोग अपना पैसा बैंकों से बाहर निकलने लग जाएंगे। और ऐसे केस में बहुत बुरी हालत होती है। जिनको ये सब जानना है वो वर्ल्ड मार्केट में काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें ये हुआ है, तो वो उसके बारे में पढ़ सकते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो तो पैसे छाप देगी। तो 2 मिनट के लिए समझते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी से पैसा छाप के अपनी इकोनॉमी को नहीं बचा सकते। वो इसका पीछे का सीधा सीधा कारण ये है कि आपके रेट ऑफ प्रोडक्शन कभी भी नहीं बढ़ेगी, वो सेम है। अगर आपको अमीर होना है तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ही मतलब एक कंट्री को अपनी बढ़ानी पड़ेगी। मान के चलते एग्जांपल के साथ कि जैसे मान लीजिए पहले ब्रेड आती थी 10 रुपए में, सॉरी 10 रुपए में एक ब्रेड आ जाती थी। अब क्या है कि इंडस्ट्री कोलैप्स हो रही है, ब्रेड लिमिटेड बन पा रही है, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा क्या हुआ अगर ब्रेड कम बन रही है तो पैसा ज़्यादा छाप दो। तो अब क्या हो गया, एक आम बंदे के पास भी 100 रुपये हो गए। अब क्या है, ब्रेड के नंबर तो बढ़ा नहीं, ब्रेड तो अगर 10 हैं और लोग 100 हैं तो मारा मारी तो अभी भी वही रहेगी, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, इंडस्ट्री कोलैप्स हो रही है। गवर्नमेंट ने बोला अरे कोई दिक्कत नहीं, आप अब सबको 1000 रुपये दे दो, तो भी कोई फर्क नहीं हो रहा। हो क्या रहा है कि पैसा तो ज़्यादा छपता जा रहा है, लोगों के पास पैसा तो ज़्यादा आता जा रहा है, पर क्योंकि आपकी प्रोडक्शन रेट नहीं बढ़ रही है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। अगर कंट्री को प्रॉस्पर करना है तो प्रोडक्शन को ही बढ़ाना पड़ेगा, ब्रेड को 10 से 100 होना पड़ेगा, तभी आपकी कंट्री जो है वो चल पाएगी, नहीं तो नहीं चल पाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म पे सेंसेक्स और निफ्टी आपको कभी भी लॉस नहीं देगा और 16-15-16% की दर से वो बढ़ता ही रहेगा। इसको समझने का एक तरीका और है जिसे कि आपने काफ़ी बार सुना होगा, जिसे कि हम कहते हैं जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। धीरे धीरे करके मैंने बोला था कि हम सिंपल से शुरू करेंगे, पर कुछ ना कुछ मार्केट टर्म्स इन्वेस्टिंग में आपको जाननी ही पड़ेंगी, क्योंकि जितनी बेहतरी से आप ये सारे टर्म्स जानेंगे, अच्छे से समझेंगे, उतनी आप कन्विंसिंगली इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो जीडीपी को मैं मतलब क्योंकि मैं भी साइंस बैकग्राउंड से आता हूँ तो इतना आपको नहीं समझा रहा हूँ कि क्या होता है। जीडीपी को आप ये समझिए कि भारत टोटल पूरे साल में जो भी आइटम्स प्रोड्यूस करता है या कंज्यूम करता है, उस टोटल सम की वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये क्लास ली, आपने फीस दी, तो वो फीस हो गई। आपने कहीं पे गए, आपने कोई फ्लाइट की टिकट ली,
वो हो गया। ऐसे करके कोई भी जो पैसा क्रिएट हुआ है उसके सम को जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी आप सुनते होंगे कि ग्रोथ हो रही है 8% से, कभी कोई बोलता है 12% से जीडीपी ग्रोथ हो रही है। तो इसको हम रियल ग्रोथ कहते हैं, मतलब 8% 12% जो भी आप सुन रहे हैं तो ये सब रियल ग्रोथ होती है। और इस पे आप अगर इन्फ्लेशन प्लस कर दें, जो कि हमने शुरू में बोला था 6%, तो ये निकल के आती है 14%, 16%। अगर 10% से हमारी जीडीपी ग्रोथ हो रही है तो 14 से 16%। तो ये भी आपको यही बताता है कि सेंसेक्स जो है वो लॉन्ग टर्म पे 14 से 16% के साथ ग्रोथ करता ही रहेगा। तो ग्रोथ करने के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि आपकी कंट्री की जीडीपी हमेशा 8-10% से बढ़ती रहेगी। अगर ये नहीं बढ़ती है तो आपकी इन्फ्लेशन कम होगी या ज़्यादा करेगी। इन्फ्लेशन हमेशा बैंकों के हाथ में होती है, तो उसको जो गवर्नमेंट है या जो आरबीआई है वो उसको मॉनिटर करेगा, उसके हिसाब से आपकी वो जो पॉलिसीज हैं वो बनाएगा। पर आपको अल्टीमेटली 14 से 16% की ग्रोथ तो दे ही देगा। तो हमने फिर आपको ये बताने की कोशिश करी है कि क्यों सेंसेक्स और निफ्टी जो है वो 14 से 16% की कंपाउंड ग्रोथ से बढ़ता ही रहेगा। अब आप बोलेंगे कि काफ़ी सारा समय सिर्फ यही बताने पे खर्च कर दिया, तो उसके पीछे का मैं फिर से कह रहा हूँ एक ही कारण है। जब आप ये मान लेंगे कि आपकी इकोनॉमी 14 से 16% के रेट से बढ़ती रहेगी, ऑन एन एवरेज आप 15% मान लो कि 15% CAGR से अगर आपकी इकोनॉमी बढ़ती रहेगी तो आपको पैसा इन्वेस्ट करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके मन में सवाल नहीं आएंगे। अगर आपको 1% भी डाउट होता है कि नहीं 15% से अगर नहीं बढ़ी, क्या होगा अगर 5% से बढ़ी, तो आपके मन में डाउट आएगा। जहाँ डाउट आएगा वहाँ आपको इन्वेस्ट करने में हमेशा दिक्कत आएगी। तो इन्वेस्टमेंट के लिए, स्पेशली अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको एक क्लीन डाउट फ्री माइंड चाहिए ही चाहिए। अगर आपको माइंड में डाउट रहेगा तो आप कभी भी इन्वेस्ट ढंग से नहीं कर पाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि अगर कोरोना जैसा कुछ हो गया या कोई स्कैम बाहर आ गया या मान लीजिए कुछ भी आ गया तो क्या तब क्या होगा? तो अब आपको फिर से मैं लेके चलता हूँ एक बारी सेंसेक्स की तरफ। तो आपको ये लग रहा है कि 1979 से लेके और आज 2021 तक कोई स्कैम नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने अभी हाल ही में 1992 हर्षद मेहता स्कैम की वो देखी थी। तो 1992 में यहाँ पे कुछ स्कैम हुआ था शुरुआत में। उसके बाद 2001 में .com बबल हुआ था, केतन पारेख स्कैम हुआ था। जिनको वो नहीं पता वो देख सकते हैं। 1984 में इंडिया में इमरजेंसी लगी थी। 1991 में हम लोगों की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी जब गवर्नमेंट के पास ही पैसा नहीं था। 2007-8 में आपके यूएस हाउसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, जो सबको याद हो, जब लेहमान ब्रदर्स ब्रोक हो गए थे। उसके बाद भी आप देखते रहेंगे तो आपकी कंट्री का सेंसेक्स जो है वो हमेशा बढ़ता ही गया है, नो मैटर व्हाट। जहाँ वो कल था, जहाँ वो आज से 40 साल पहले था, उससे वो ऊपर ही गया है। इवन आप कोरोना देखो, कितना भी पेंडेमिक देखो, वो एक बारी के लिए डिप किया, उसके बाद वापस बढ़ी। तो फिर से हम यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नो मैटर व्हाट, सेंसेक्स और निफ्टी आपको पैसा बना के आने वाले टाइम पे देगा ही देगा, बिना किसी डाउट के। तो अब अगर आपको इतना समझ पड़ता है और आपको ये भी पता चलता है कि यार इतना आसान था अगर पैसा बनाना बिना कुछ करे, क्योंकि इस पे कौन सी रॉकेट साइंस लग रही है। आज मैंने आपको बता दिया सेंसेक्स पे या निफ्टी पे पैसा बन जाता है, आपको समझ पड़ गया, आपने लगाना शुरू कर दिया पैसा। तो इसमें मैंने तो आपको कुछ बोला ही नहीं कि आपको टीवी देखनी है, बिजनेस मैगजीन पढ़नी है या आपको कंपनीज की बैलेंस शीट पढ़नी है, कुछ नहीं पढ़ना। आपको आंख बंद करनी है, जिस दिन आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं जाना है, सेंसेक्स खरीद लेना है, निफ्टी खरीद लेनी है, हो गया काम। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नहीं, टीवी देखने की कोई ज़रूरत नहीं। पर लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है कि साइकोलॉजिकल बिहेवियर कुछ ऐसा है कि हमें नॉलेज चाहिए ही चाहिए। मतलब क्या है कि छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो हम बिना इन्वेस्ट, मतलब बिना नॉलेज के हम करना ही नहीं चाहते। तो इसमें क्या होता है कि अगर पैसा बनाना इतना ही आसान था तो लोगों ने अभी तक बनाया क्यों नहीं? उसके पीछे 2-4 कारण है, अब हम उनको समझ लेते हैं। सबसे पहला कारण है आपकी न्यूज़ चैनल्स। होता क्या है कि जैसे कोरोना आया, पैंडेमिक आया, कोई भी दिक्कत आई, कोई स्कैम आया, सबसे पहले न्यूज़ चैनल में बिजनेस, उसमें हर जगह से ये बोलने लग जाएंगे कि मार्केट विल कोलैप्स, मार्केट विल कोलैप्स।
ऐसे में क्या होता है कि एक कॉमन इन्वेस्टर डर जाता है। मान लीजिए आज आपने पैसा जमा करना शुरू किया, आज आपने पैसा जमा करना शुरू किया, आपको समझ में पड़ गया 1 घंटे की आपने इस क्लास के बाद एटलीस्ट इतना तो समझ लिया कि नहीं कुछ भी हो जाए, अखिलेश ने कहा था कि इंडेक्स सेंसेक्स निफ्टी 15% से तो ग्रो करेगा ही करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपने पैसा लगा दिया या आपने पैसा लगाना शुरू कर दिया, 1 साल 2 साल 4 साल सही चलता रहा। 25वें मतलब 2025 यानी यहाँ से आज तक 5 साल बाद मान लीजिए कोई एक स्कैम ब्रोक हो गया। मैं नहीं कह रहा कौन सा स्कैम ब्रोक होगा हमें पता ही है, पर मान लीजिए कोई एक स्कैम ब्रोक हो गया या आपको पता चला कि कोई बड़ा बैंक या कोई भी बड़ी कंपनी अचानक से बर्स्ट हो गई। तो आप न्यूज़ चैनल ले आएंगे तो वो सब क्या बोल रहे होंगे उस टाइम न्यूज़ में कि मार्केट विल कोलैप्स, इंडियन मार्केट विल कोलैप्स, यहाँ से वापस ग्रो करने में आपको कम से कम 3-4 साल लग जाएंगे। जैसे आप न्यूज़ चैनल को देखेंगे अगर कोरोना पैंडेमिक में, तो जितना भी फॉरेन मीडिया था वो इंडिया इकोनॉमी के ऊपर हमेशा ऐसे ही बोलता रहता है कि यहाँ से इंडिया को ग्रो करने में अब कम से कम 5 साल लग जाएंगे, 4 साल लग जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे। और यहाँ आपने देखा 1 ईयर हुआ नहीं और हमारा स्टॉक मार्केट जहाँ से शुरू किया था उससे आज ऊपर ही है, नीचे नहीं। और कोरोना पेंडेमिक में जब वो गिरा था लास्ट ईयर मार्च में, आज की उसकी वैल्यू उससे करीब करीब 8,000-10,000 पॉइंट ज़्यादा है सेंसेक्स की, बजाय कि नीचे होने के। और हमने अभी 1.5 ईयर्स का ही टाइम बिताया। तो सबसे पहले दिक्कत क्या आती है कि लोग जहाँ पे न्यूज़ आई, जहाँ पे मार्केट पे फियर फैला, वहाँ पे लोग अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। जहाँ लोगों ने पैसा निकाला वहीं पे उनकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि वो कंपाउंडिंग से छूट जाते हैं। कंपाउंडिंग मतलब लॉन्ग टर्म में जब आप पैसा रखते हैं तो CAGR की वजह से यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की वजह से आपके पैसे पे ब्याज मिलता रहता है, और जो पैसा आपका जमा हुआ है उस पर भी ब्याज मिलता रहता है। तो जो लॉन्ग टर्म में आपकी कंपाउंडिंग का मैजिक है वो आपको नहीं मिल पाता। इसलिए सेंसेक्स और निफ्टी में काफ़ी सारे लोग अमीर बन नहीं पाते, क्योंकि वो ये भूल जाते हैं और डर के मारे अपना पैसा जो है वो तुरंत निकाल लेते हैं। अगर यहाँ तक आप सबको क्लियर है तो यस लिख सकते हैं आप सबके सब। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे। एक दो यस मैं देख पा रहा हूँ, बाकी सारे लोगों में भी किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। तो ठीक है, अब यहाँ तक मान के चलते हैं कि आपको इतना समझ में पड़ गया। 1 घंटे में आपने ये तो जान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए अखिलेश ने बोला है सेंसेक्स बढ़ता रहेगा, और आपको आपके मन में कन्विक्शन भी बन गई कि सेंसेक्स बढ़ता रहेगा। तो अब मतलब आपको अगर ये समझ पड़ रहा है कि मतलब 15% के रेट से आपको कंपाउंडेड एनुअल पैसा ग्रो करता ही रहेगा, तो लोगों के मन में जो अगला सवाल आना चाहिए वो ये है कि फिर लोग बैंक में पैसा क्यों रखें। आप सीधा सीधा सेंसेक्स में ही पैसा रख दीजिए। अगर आपको पैसा रखना ही है और आपके पास पैसे पड़े ही हैं तो आप वो सारा का सारा पैसा बैंक से उठा के सेंसेक्स में क्यों ना डाल दें। तो फाइनेंस की भाषा में ये हमेशा कहा जाता है कि कोई भी चीज़ जो बैंक के रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा रेट दे रही है उसमें कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व होगा, और कोई भी चीज़ जो बैंक के रेट ऑफ रिटर्न से कम रिटर्न दे रही है उसमें रिस्क बैंक से कम होगा। तो ये चीज़ आप हमेशा समझ लीजिए कि बैंक के रेट ऑफ रिटर्न से अगर कोई रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है तो उसमें कुछ ना कुछ रिस्क जरूर होगा। तो आप समझ लेते हैं कि रिस्क से हम क्या कहते हैं। मतलब अभी तक हमारा काम था आपको कन्विक्शन बनाना, पर अब ऐसा ना हो कि आपको आपके फिनेंशियल एसेट का रिस्क ही समझना है। ठीक है, हर फिनेंशियल एसेट में कोई ना कोई रिस्क होता है, तो समझते हैं उसको कि हम क्या कहना चाह रहे हैं रिस्क से। तो अब मान लो यहाँ से हम बात करते हैं, मान लो जैसे कोई भी फाइनेंशियल एसेट ले लिया कि सपोज जैसे हाउसिंग ले ली, मतलब प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे कि
मान लीजिए मेरे पास पैसा है और मेरे को नहीं समझ पड़ा कि कहाँ जाना है, तो मैंने किसी दोस्त वगैरह से पूछा, उसने बोला यार मैंने एक घर खरीदा था 2000 में, 5 लाख का खरीदा था, आज 50 लाख का हो गया। तो मैंने बोला क्या बात कर रहा है? बोला हाँ। मैंने पूछा हाँ सही बात है। तो मैंने भी क्या किया, आज जाके 50 लाख का एक घर खरीद लिया। ये मान के कि अगर 5 लाख का घर 50 लाख का हो गया, तो मेरा 50 लाख का घर भी है एक टाइम में 5 करोड़ का हो जाएगा। पर हुआ क्या, उल्टा हो गया। जिस डीलर के साथ मैंने ये घर खरीदा था वो बैंकरप्ट हो गया, और ये घर पोजीशन तो छोड़िए, ये पूरा का पूरा पैसा जीरो हो गया। मतलब मैं जो घर लेने जा रहा था, काफ़ी सारे लोगों के साथ हुआ है पहले 2007 से लेके 17 में, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ थी उसमें काफ़ी सारे लोगों ने अपने पैसे भरे हैं, और वो इस चक्कर में कि फ्लैट मिलेगा, पर क्योंकि तब तक फ्लैट डेवलप नहीं होते थे और सस्ते मिलते थे डेवलप फ्लैट्स के मुकाबले, तो काफ़ी सारे लोगों ने पैसा भरा है। तो ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द पार्क एग्जाम्पल है, पर फिर भी मान के चलते हैं कि एक बार ये एग्जाम्पल हो गया। तो ऐसे में क्या हुआ, जब आपको पोजीशन नहीं मिली तो आप डीलर पे केस कर रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, पर मेरी जो फाइनेंशियल एसेट की जो वैल्यू थी वो हो गई जीरो। मतलब ना तो मुझे घर मिला और पैसा भी मेरा सारा का सारा चला गया। तो यानी सबसे पहली दिक्कत इसमें आई। दूसरी दिक्कत आई, मैंने दूसरे दोस्त से पूछा कि आप बताइए यार तुम क्या कर रहे हो? बोला मैं कुछ नहीं, तो ये 15-16% क्या बोलता रहता है, मैं तो कमेटी डालता हूँ। कमेटी, या फिर आप चिट फंड भी मान सकते हैं, ये डालता हूँ, इसमें तो मेरे को आराम से 20-25%, 30-40% का रिटर्न मिल जाता है। तो चिट फंड में आपने पैसा डाला, और यहाँ पे भी डालने पे आपका जो पैसा है, आपने मान लीजिए 1 साल डाला, 6 महीने डाला, और उसके बाद ये भी आपको पता चल गया कि फ्रॉड निकला, तो यानी इस पे भी आपके जो पैसे थे वो हो गए अंत में जीरो। तो इसमें भी आपके जो पैसे हो गए वो हो गए जीरो। तो अब मान के चलते हैं कि इस वाले एसेट क्लास में भी आपके पैसे जीरो हो गए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि कमेटी बेकार है या चिट फंड बेकार है या हाउसिंग प्रॉपर्टी बेकार है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रिस्क इन्वॉल्व समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिस्क क्या इन्वॉल्व होते हैं। तो प्रॉपर्टी पे नो डाउट ये रिस्क जो मैंने बोला ये जरूर है। आपने अगर डीलर के साथ नहीं नॉर्मल कोई प्रॉपर्टी भी ली और उस पर कोई मतलब मान लीजिए विवाद हो गया, कोई दिक्कत हो गई, तो आपकी प्रॉपर्टी में भी यही दिक्कत हो जाएगी। या आपने कोई कमेटी या चिट फंड या कुछ भी आपने एसेट क्लास लिया और उस पे पैसा जीरो होने की चांसेस हमेशा हो जो आपने लिया, तो यानी ये इसके साथ रिस्क इन्वॉल्व है। और जैसा कि मैं बोलता हूँ, वॉरेन बफे ने हमेशा कहते हैं कि इन्वेस्टिंग के दो बहुत सिंपल रूल है। इन्वेस्टिंग के हमेशा दो बहुत सिंपल रूल है। पहला रूल है प्रोटेक्ट योर कैपिटल, मतलब जो आपके पास पैसा है हमेशा उसे प्रिजर्व करके रखो, यानी प्रोटेक्ट योर कैपिटल। यानी किसी भी ऐसे एसेट क्लास में जिसमें चांसेस हैं कि जीरो हो जाए, उसमें कभी भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। दोबारा रिपीट करता हूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ढंग से सुनिएगा, कि किसी भी एसेट क्लास में जिसपे कि पैसे जीरो होने के चांसेस हैं उस पर कभी भी मत लगाइएगा। क्यों? क्योंकि हायर रेट ऑफ रिटर्न के चक्कर में अगर आपने पैसा किसी ऐसे एसेट क्लास पे लगा लिया जिसमें कि पैसा जीरो हो जाए, तो आप कभी भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। जानते हैं कैसे? जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए थे और मैंने किसी एसेट क्लास पे लगाए और ये 50 रुपए हो गए, तो मेरा लॉस कितना हुआ? 50% का, मतलब मैंने आधा पैसा खो दिया। पर अगर मैं 50 रुपए को वापस 100 रुपए करना चाहूँ, तो अब मुझे जो गेन है वो 100% का चाहिए, मतलब मेरा पैसा कम से कम डबल होना चाहिए, तब जाके मेरे 100 रुपए होंगे। तो यानी जब आप पैसा खोते हैं तब आपने 50% खोया, पर अगर उसी पैसे को आपको वापस उतना बनाना है तो आपको डबल का रिटर्न चाहिए। इसी को आप मान लीजिए कि अगर आपने किसी ऐसे एसेट क्लास पे लगाया जिस पे आपने 100 रुपए लगाए थे, वो 10 रुपए हो गए, अब आपको वापस 100 रुपए चाहिए, तो आपको करीब करीब 900% का रिटर्न चाहिए। डिपेंडिंग कि आपने कैसे लिए, 900, 100% का, 1000% का आपको रिटर्न चाहिए। तो 900% का रिटर्न, तो आप सीधा सीधा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया पैसा जहाँ था वहाँ डूब गया है, अब ये वापस आने वाला है नहीं। अगर इसी को आप टेक्निकली और मान लें और ये मान के चलें कि ये 100 से जीरो ही हो गया,
तो अब तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ये पैसा वापस कभी 100 हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर लॉस 100% का है तो रेट ऑफ रिटर्न कितना भी रख लीजिए, ये पैसा कभी वापस आ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि हायर रेट ऑफ रिटर्न के लिए कभी भी पैसे को ऐसे किसी उस पे मत रखिए जिसमें कि चांसेस ऑफ मनी बिकमिंग जीरो हो। मतलब आपने अगर अपना 1 लाख रुपए रखा है, अगर चांस है कि उस एसेट क्लास पे उस जीरो हो सकते हैं, तो हम कहेंगे कि उससे रिस्की एसेट क्लास कोई नहीं। तो हमेशा रूल नंबर 1 वॉरेन बफे का हमेशा फॉलो कीजिए, जिसे कहते हैं प्रोटेक्ट योर कैपिटल। और रूल नंबर 2 इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रूल नंबर 2 ये कहता है कि नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। तो आप कहेंगे ये क्या बात हुई? मैं बोल रहा हूँ कि जो रूल नंबर 1 था, रूल नंबर 2 ये कहता है कि उसे कभी भूलो ही मत। नेवर फॉरगेट योर रूल नंबर 1। तो आप बोलेंगे ये तो हमें समझ पड़ गया है कि नहीं भूलना। तो मतलब सर ये आपको अभी समझ पड़ गया है, हमेशा समझ पड़ा रहेगा, ये दिक्कत है। तो आप लोग पूछेंगे कैसे? तो देखिए होता क्या है जनरली इंडियन सोसाइटी में, कि मान लीजिए आपने यहाँ से आपने अपने किसी पड़ोसी को देखा जिसको आप सोचते थे यार ये तो आईक्यू में मेरे से 30-40 पॉइंट कम है, या आपने किसी दोस्त को देखा जिसने आपने देखा कि ये तो आईक्यू में मेरे से 30-40% कम है, और इसको उसने वो आपके सामने आया और उसने बोला देखो 2 साल पहले मैंने 1 लाख रुपए लगाए थे बिटकॉइन पे, आज 1 करोड़ रुपए हो गए। या मैंने इस चीज पे एसेट क्लास पे लगाए थे 10 लाख रुपए, आज वो 1 करोड़ हो गए। तो आपका माथा वहीं पे घूम जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे यार मैं कहाँ इंडेक्स वगैरह पे रह गया, कहाँ निफ्टी सेंसेक्स पे पड़ गया, पर पैसा तो असली यहाँ बन रहा था। आप कूद के झट से अपना सारा पैसा निकालेंगे और उसी एसेट क्लास पे लगा देंगे, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे XYZ कोई सी भी हो। और आप देखेंगे कि बस जैसे आपने लगाया उसके बाद ही वो क्रैश हो गई। आपको ऐसा लगेगा बस मेरे ही लगाने का इंतजार कर रहा था और वो क्रैश हो गई। तो उसका सीधा सीधा कारण यही था क्योंकि आपने रूल नंबर 1 भूल गए थे। तो हमने आपको हमेशा कहा है कि रूल नंबर 1 इज प्रोटेक्ट योर कैपिटल। तो रूल नंबर 2 जो है नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1, वो यही काम आता है, क्योंकि आप बीच बीच में ऐसे इंस्टेंसेस आएंगे जब आप ये भूल जाएंगे। भूलने के इंस्टेंसेस कैसे बताते हैं, जैसे कि मैं आपको अपना ही बता देता हूँ। अभी जब हम इसको ट्रेडिंग में अप्लाई करेंगे, मतलब जब हम इन्वेस्टिंग ख़त्म करके एक बिल्कुल दूसरे जॉनर में जाएंगे, जैसे कि इंग्लिश में होता है कि आप मान लीजिए रोमांस पढ़ रहे हैं, उसके बाद अचानक से आप मान लीजिए वॉर वाले उसमें चले गए, तो आप देखेंगे कि रोमांस में सब कुछ अच्छा अच्छा था, वॉर में आप देख रहे हैं कि एनिमी लड़ रहे हैं एक दूसरे से, सब कुछ बिल्कुल उलट हो गया, और वो जॉनर दोनों सब्जेक्ट एक ही इंग्लिश के नीचे ही आ रहे। तो ऐसे ही इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग भी दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो जैसे मैं आपको अपना क्यूरा का एक आंसर दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये कहाँ चला गया, तो जैसे ये हमारा आंसर है कि जैसे एक एक किसी ने पूछा था कि व्हाट वाज योर बिगेस्ट प्रॉफिट इनकर्ड एट स्टॉक मार्केट, तो हमने उसका आंसर दिया कि अगर एक दिन की बात करी जाए तो हमारा जो प्रॉफिट था एक दिन का 8,34,000 का था। तो इसके बाद, और ये एक दिन का नहीं, क्योंकि हम ट्रेडिंग को भी अपने एक पैशन की तरह लेते हैं, तो काफ़ी सारे दिन हमने ऐसे प्रॉफिट देख रखे हैं। तो इस पे क्या है, काफ़ी सारे लोगों ने अपने अपने व्यूज़ क्यूरा पे मेरे साथ शेयर किए। तो ये होता है कि उनको ये नहीं पता कि हम इन्वेस्टिंग क्या सोच के कर रहे हैं और ट्रेडिंग क्या सोच के कर रहे हैं। उन्होंने बस एसेट क्लास में ये देखा कि जो ट्रेडिंग है उसमें रेट ऑफ रिटर्न 8 लाख एक दिन में किसी भी एसेट क्लास पे बना पाना बहुत मुश्किल है। पर अगर आप देख रहे हैं कि रेट ऑफ रिटर्न किसी एसेट क्लास का बहुत ज़्यादा है, तो वो अपना रूल नंबर 1 हमेशा भूल के उस पर आ जाते हैं। जैसे ही वो रूल नंबर 1 अपना भूल के कैपिटल ब्रोक करके दूसरे एसेट क्लास पे जाते हैं, वहीं पे उनका डाउनफॉल हो जाता है। तो यानी हमने दो चीज़ें समझी कि आपको बहुत अमीर होने से जो दो चीज़ें रोक सकती हैं, वो एक ये कि आप अपना रूल नंबर 1 भूल जाएं कि प्रोटेक्ट योर कैपिटल, और दूसरा ये कि आप न्यूज़ मार्केट देख के अपना पैसा निकाल लें।
मतलब बिना किसी ज्ञान के, नो नथिंग इन्वेस्टर होने के बाद भी अगर आपको बहुत अमीर होना है तो वह जगह मैंने बता दी है कि सेंसेक्स और निफ्टी है। तरीका मतलब कैसे खरीदना है, या जब हम बोलते हैं कि व्हेन टू, हाउ टू बाय सेंसेक्स, वो उससे हम क्या समझना चाहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, मतलब इस क्लास में या तो नेक्स्ट क्लास में। पर क्या क्या पेरिल्स हैं, मतलब कैसे आप रुक सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम इस चीज़ को होने से, मतलब अगर आपकी वो जो जर्नी है फ्रॉम जीरो टू हीरो वाली, अगर आपको उस पर ब्रेक आएंगे तो कहाँ आएंगे। तो ब्रेक के आपके दो कारण मैंने आपको बता दिया। एक, आप बीच बाजार कोई भी स्कैम देख के, कोई भी प्रॉब्लम देख के आप न्यूज़ चैनल देखेंगे या अपने दोस्तों यारों से पूछेंगे, वो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, मुझे तो लगता है मार्केट कोलैप्स हो जाएगा, उस दिन जो भी सीखा था सब बेकार था, यहाँ से तो मार्केट गिरने वाला है, और आप पैसा बाहर निकाल लेंगे। अब क्या होगा, यहीं आपकी दिक्कत पहली आएगी। या दूसरी दिक्कत ये आएगी कि आप रूल नंबर 1 भूल के ग्रीड के चक्कर में किसी दूसरे एसेट क्लास पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे कि पैसा बनाना बहुत मुश्किल होगा, या फिर कोई स्किल होगी जिसकी वजह से कोई पैसा बना पा रहा है और आपको स्किल है नहीं, आप सिर्फ ग्रीड देख के वहां चले गए। तो ये दो चीजें आपको हमेशा दिक्कत देगी, जिसकी वजह से आपकी जो फाइनेंशियल जर्नी है उस पर ब्रेक लग जाएगी, और आप वो नंबर, जैसे कि जो नंबर आप माइंड में सोच के जा रहे हैं उस नंबर तक आप कभी पहुंच नहीं पाएंगे। पर अगर आप मान लीजिए अपनी फाइनेंशियल जर्नी कंटिन्यू करते हैं तो आप, अब अमीर का मतलब मुझे नहीं पता क्या होता है, किसी के पास 1 करोड़ रुपए है तो वो बहुत अमीर है, किसी के पास 100 करोड़ है तो वो भी अपने आप को गरीब समझता है। तो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप अपने मन में एक नंबर सोच लीजिए, उस नंबर तक पहुंच पाना सिंपल इसी इन्वेस्टिंग से पॉसिबल है, बशर्ते आप ये जो रूल है ये ना भूलें कि नेवर प्रोटेक्ट योर, ऑलवेज प्रोटेक्ट योर कैपिटल, और कभी भी डर के मारे, फियर की वजह से पैसा ना निकाल ले। अब मान के चलते हैं कि ये समझ पड़ गया हमको कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो अब हम वापस सेंसेक्स पे चलते हैं कि इतना समझ में आ गया कि दिक्कत क्या है। अब आपके मन में अगला सवाल ये आएगा कि आपने बताया था कि रिस्क इन्वॉल्व है, तो अब देखते हैं कि रिस्क किसका इन्वॉल्व है। तो हमने जो बाकी एसेट क्लास के बारे में बात करी थी कि वर्स्ट टू वर्स्ट केस में, कि सबसे बुरा अगर मेरे साथ होना होगा तो प्रॉपर्टी में ये हो सकता है, चिट फंड स्कीम में ये हो सकता है, अलग अलग उसमें हो सकता है। अब हम सेंसेक्स में आपके साथ बात करते हैं कि सेंसेक्स में आपके साथ क्या हो सकता है। तो सबसे पहला है कि अगर आपने सेंसेक्स में 100 रुपये डाले तो क्या वो जीरो हो जाएंगे। तो समझते हैं कि कैसा हो सकता है। तो प्रैक्टिकली ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि जब आप ये कह रहे हैं कि सेंसेक्स में 100 रुपये रखा जीरो हो जाएगा, तो आप ये कहने की कोशिश करें कि जो ये 50,000 की वैल्यू वाले सेंसेक्स है ये अपनी वैल्यू भी जीरो कर देगा। 50,000 की सेंसेक्स की जीरो वैल्यू होने का मतलब ये है कि यहाँ इस पॉइंट से, और जब तक ये जीरो होता है, इंडियन इकोनॉमी ने या इंडिया की जो टॉप 30 कंपनी उन्होंने सब कुछ बनाना छोड़ दिया है, जो बना रही हैं उनका मार्केट में माल बिक नहीं रहा है, या जो जो भी प्रोडक्ट दे रही हैं वो कंज्यूम होना बंद हो गया। तो ऐसा एक रियल वर्ल्ड में होना लगभग इम्पॉसिबल है। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि कोई ना कोई कंपनी ऐसी जरूर हो सकती है जो यस बैंक की तरह निकल जाए, विजय माल्या की तरह निकल जाए, जीरो हो जाए। पर फिर हमने आपको बोला भी है कि ये दिमाग लगाने का काम आप करिए ही मत, कि यहाँ से आगे आने वाले टाइम तक, जैसे कि आप 1979, 80 या 90 में देखेंगे तो जो बहुत टॉप की कंपनीज होती थी वो होती थी ओसवाल केमिकल्स, बॉम्बे डाइंग, कोडेक का एक कैमरा आता था, ये सारी होती थी। पर आज आप देखेंगे तो इन इंडस्ट्रीज का नामो निशान नहीं है। मतलब सुजलॉन, सत्यम, जो किसी टाइम पे बहुत जबरदस्त कंपनियां हुआ करती थी, आज के टाइम पे उनके नामो निशान नहीं है। सेंसेक्स छोड़िए, लोग उन कंपनीज को जानते तक नहीं। तो ये कंपनी भी हीरो टू जीरो हुई। पर इसी बीच पे बहुत सारी कंपनी जैसे रिलायंस है, वो तब से जो नहीं है, और अभी तक टॉप की, इंडिया की अगर आप 50 छोड़ दीजिए, टॉप 3 कंपनीज का भी नाम ढूंढिए तो TCS, HDFC बैंक, रिलायंस, ये सब टॉप 3 में अपनी मार्केट वैल्यू के हिसाब से जगह बना के रखती हैं। तो ऐसा नहीं है कि उस टाइम की जितनी कंपनीज थी सभी कोलैप्स हो गई। विप्रो ने अपने शेयर होल्डर्स को, IT से अपने शेयर होल्डर्स को बहुत पैसा बना के दिया है, HDFC बैंक ने बहुत पैसा बना के दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कौन सी कंपनी विजय माल्या निकलेगी और कौन सी कंपनी रिलायंस निकलेगी आपको नहीं पता, तो हम ये आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप करिए ही मत, इतना दिमाग लगाइए ही मत, कोई आपको ज़रूरत नहीं है।
सिंपल बास्केट पे पैसा लगाइए। बास्केट में से अगर कोई विजय माल्या की तरह जीरो निकलेगी तो कोई आईटीसी विप्रो की तरह हीरो भी निकलेगी, पर आपको ओवरऑल आपका 16% 15% तो मिल ही जाएगा। तो अगर आपको 15-16% आपका ओवरऑल मिल ही जाएगा तो आपको घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको 15-16% इंडेक्स से मिल रहा है तो विदाउट एनी फेल, विदाउट एनी डाउट आपको पैसा तो बन के मिल ही जाएगा। अब मान के चलते हैं कि ठीक है, ये समझ पड़ गया कि इंडेक्स कभी जीरो तो होगा नहीं, मतलब इंडेक्स जीरो होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली हमने आपको समझाया कि इंडेक्स जीरो होने में क्या क्या दिक्कत है। जीरो छोड़िए, अगर इंडेक्स नीचे भी गिरने लग जाता है तो ये सीधा सीधा इकोनॉमी जीरो होने की तरफ रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। और उसके बाद आपको 3 फोर्सेस हमने याद दिलाई थी कि पहले तो कंपनी खुद, फिर नहीं तो आरबीआई, नहीं तो भारत सरकार आके आपकी इकोनॉमी को, सेंसेक्स को ऊपर करने के लिए पहुंचा ही देगी, नो मैटर कोई भी गवर्नमेंट हो। अगर यहाँ तक सबको क्लियर है तो आप लिख सकते हैं चैट पे कि ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। तो अगर अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक सब समझ में पड़ रहा है। तो अब बात कर लेते हैं कि रिस्क क्या इन्वॉल्व है, क्योंकि मैंने शुरू में आपको एक चीज़ कही थी कि फाइनेंस की भाषा में हमेशा बोला जाता है कि अगर कोई भी रेट ऑफ रिटर्न बैंक के रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा मिल रहा है तो उसमें कोई ना कोई रिस्क इन्वॉल्व जरूर होगा, मतलब ज़्यादा रिस्क होगा बैंक के मुकाबले। और किसी का रेट ऑफ रिटर्न बैंक से कम है तो उस पर रिस्क हमेशा कम इन्वॉल्व होगा। तो अब आपको ये समझ पड़ गया है कि रेट ऑफ रिटर्न के मामले में सेंसेक्स निफ्टी बैंक को बीट कर देते हैं, पर आपको ये समझ नहीं पड़ रहा कि अभी तक जितने पॉइंट बताए उसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व है। तो रिस्क समझ लेते हैं कि रिस्क क्या इन्वॉल्व है और क्यों लोग सेंसेक्स या स्टॉक मार्केट से अभी तक दूर है। अगर ये इतनी बढ़िया चीज़ है तो क्यों 2% लोग ही सिर्फ सेंसेक्स या निफ्टी पे पैसा लगाते हैं, स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं। 98% मतलब 100 में से 98 लोग अभी भी भारत के इससे दूर क्यों हैं। हालांकि नंबर धीरे धीरे करके काफ़ी अच्छा होता जा रहा है, पर फिर भी अभी तक भी क्यों है, उसके पीछे कारण बताते हैं। मान लीजिए आप सबको स्क्रीन दिख रही होगी। मान लीजिए आपने यहाँ कहीं पे इंडेक्स बना, आपको शुरू के 10 साल तो पता ही नहीं चला कि इंडेक्स सेंसेक्स होता क्या है। फिर आपके दोस्त वगैरह से आपने समझा, आपने बोला कि यार पैसा लगाते हैं इंडेक्स पे। आपने क्या किया, एकदम 2000 के आसपास आपने पैसा लगा दिया। इंडेक्स की वैल्यू करीब करीब चल रही थी 5000 रुपये। आपने वहाँ पे ऐसा ही कोई सेशन सुना या कोई आपने दिक्कत, मतलब किसी दोस्त से पूछा, कुछ भी माना और आपने 1 लाख रुपए लगा दिए। अब आपने अगर 1 लाख रुपए लगा दिए यहाँ पे, तो आपने देखा और 2000 से आपने बोला लंबे टाइम तक रखना है क्योंकि कंपाउंडिंग होगी। आपने पूरे 3-4 साल रखा। 3-4 साल बाद आपने देखा तो आपकी वैल्यू जो है वो वापस 3000 के आसपास चल रही है, मतलब 5000 पे आपने पैसा लगाया था, आपने 3000 के आसपास वैल्यू चल रही है। तो आपने वो पैसा क्या किया, निकाल दिया। आपने सोचा ये इंडेक्स सेंसेक्स वगैरह सब बेकार होती है, या मान लीजिए आपने अगर 98 99 से भी पैसा लगाना शुरू किया होता तो आपका जो सेंसेक्स का रेट ऑफ रिटर्न है वो कुछ खास नहीं है, वो वहीं का वहीं फ्लैट बना हुआ है। तो आपने क्या किया, आपने देखा 10 साल पैसा रखा, इतनी देर में तो बैंक में पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता, आपने पैसा निकाल दिया और आपने 2002-2003 के आसपास पैसा निकाल दिया। और जैसे ही आपने निकाला, सेंसेक्स जो है वो करीब करीब 3000 से सीधा 21000 हो गया। सिर्फ 5 साल में 2003 से 2008 तक आपने 5 साल पे सेंसेक्स 3000 से 21000 हो गया, मतलब 7 टाइम्स सेंसेक्स बढ़ा। आपका पैसा 7 गुना हो सकता था, जस्ट बिकॉज आपने पैसा निकाल लिया तो हो नहीं पाया। अब क्या दिक्कत है कि आपको जब आपने पैसा निकाला उसके बाद आपको समझ पड़ा कि अरे नहीं 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 नहीं, स्टॉक ही सबसे बढ़िया चीज़ है, पैसा तो शेयर मार्केट पे ही होना चाहिए। फिर आपने क्या किया, एक पीक पे आपने पैसा लगा दिया 21000 की। फिर फाइनेंशियल क्राइसिस आए और आपका पैसा सीधा 9000 पे आ गया। जैसे ही आपका पैसा 9000 पे आया, आपने बोला यार
हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है, जहाँ पैसा लगाता हूँ वहीं से गिरने लग जाता है। ये मेरे लिए तो चीज़ बनी नहीं है। आपने फिर पैसा निकाल लिया, आपने जैसे ही पैसा निकाला अगले 3 साल में आपने फिर देखा सेंसेक्स वापस 21,000। मतलब जहाँ आपने छोड़ा था वहां से आपने वापस लगाया, आपने फिर हिम्मत बांधी पर फिर सेंसेक्स नीचे, आपने फिर पैसे निकाल लिए तो सेंसेक्स ऊपर। तो आप ये देखते जा रहे हैं कि लोगों के साथ ऐसा कंटिन्यूसली होता ही रहता है। और अब आप बोलेंगे, आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि हमेशा पीक पे ही क्यों पैसे लग रहे हैं, मतलब आप लोग पीक पे ही क्यों पैसा लगा पा रहे हैं। उसके पीछे का एक बहुत सिंपल कारण है कि मार्केट पे एक कॉमन इन्वेस्टर आता ही तब है जब यूफोरिया मार्केट में क्रिएट हुआ रहता है। जैसे आजकल है, आज से 2-3 साल पहले जब क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टेबल हुआ करती होगी तब लोग उसके बारे में जानते नहीं थे। आज क्रिप्टो करेंसी का जब यूफोरिया मार्केट में क्रिएट हो रखा है तो हर दूसरा बंदा क्रिप्टो करेंसी में ही घुसने की कोशिश कर रहा है। जब क्रिप्टो करेंसी में वो घुसने की कोशिश करते हैं और यूफोरिया क्रिएट हुआ रहता है तो वो हमेशा पीक पे घुसते हैं, क्योंकि एक नो नथिंग इन्वेस्टर को ये पता नहीं होता कि कब मार्केट महंगी है कब मार्केट सस्ती है। हम आने वाली क्लासेज जब हमारा पेड कोर्स चालू होगा तो उस पर हम ये सीखेंगे कि हम कैसे कह सकते हैं कि मार्केट महंगी हो गई है, हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट गिर सकती है। ये बिल्कुल कहना है कि यहीं से मार्केट गिर जाएगी ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। पर हम प्रिडिक्ट कैसे करें कि हाँ मार्केट सस्ती हो गई है, हाँ मार्केट महंगी हो गई है, हम ये सारी चीज़ें कैसे प्रिडिक्ट करें, ये हम आने वाली क्लासेस में समझते रहेंगे। अभी के लिए मान के चलते हैं कि सेंसेक्स में ये बार बार हो रहा था, उसके पीछे की वजह मैंने आपको बता दी, यूफोरिया थी। अब यूफोरिया के बाद हमने समझा कि सेंसेक्स में एक रिस्क है जिसे हम कहते हैं वोलेटिलिटी का रिस्क। वोलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव, यानी कि पैसा ऊपर नीचे होने का रिस्क जो है वो सेंसेक्स के साथ हमेशा बना रहता है। तो यानी आपने समझा कि लॉन्ग टर्म में पैसा तो बन जाएगा पर वोलेटिलिटी का रिस्क है। और वोलेटिलिटी का रिस्क आपको अगर जीरो करना है तो उसका एकमात्र कारण ये है, एकमात्र तरीका ये है कि आप उसके बारे में सोचना ही भूल जाइए। मतलब आप मान के चलिए कि अगर आपने यहाँ शुरू किया है तो आप यहाँ पहुंच ही जाएंगे नो मैटर व्हाट। चाहे आपने अगर यहाँ शुरू किया है तो आप यहाँ पहुंच ही जाएंगे नो मैटर, चाहे कुछ भी हो जाए। वो जर्नी कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं होगी, ना पहले कभी थी ना पहले कभी होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की जर्नी हमेशा ऐसी होती है जिसपे कि इन्वेस्टर्स को कभी मजा आता ही नहीं है। तो ये उतार चढ़ाव वाली जो जर्नी है ये है ही। वॉरेन बफे भी इस पे कहता है कि मार्केट में पैसा बनाना है पॉसिबल ही इसलिए क्योंकि मार्केट इज अनसर्टेन। उसने मार्केट से काफ़ी पैसा बनाया पर वो तक नहीं कह सकता कि मार्केट कब बढ़ जाएगी और कब गिर जाएगी। तो उसका भी ये कहना है कि मार्केट से पैसा बनाना पॉसिबल इसलिए क्योंकि मार्केट इज अनसर्टेन, मार्केट सर्टेन नहीं होती इसीलिए उससे पैसा बनाया जा सकता है। तो वोलेटिलिटी के रिस्क को आप कैसे दूर कर सकते हैं उसके लिए अब समझते हैं कि हम किस चीज़ को यूज़ करके वोलेटिलिटी का रिस्क जीरो कर सकते हैं। तो मान के चलिए कि हमने आपको बता दिया कि आपको सेंसेक्स निफ्टी खरीदना है पर आप वोलेटिलिटी की वजह से डर रहे हैं। तो उसके पीछे का कारण क्या है, मतलब उसके पीछे का तरीका क्या है कि आप सिप कर लीजिए। इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, कैसे करनी है ये सब हम अभी सीखेंगे, पर आप सिप कर लीजिए। सिप का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। कहने का मतलब धीरे 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 करके पैसा किसी भी एक एसेट क्लास में महीने महीने या साल भर करके लगाते रहिए, उसी को सिप कहते हैं। तो मान लीजिए कि आपने सिप करी चालू करी यहाँ से, तो अगर मान लीजिए आप यहाँ पे सिप करते हैं, फिर यहाँ पे सिप करते हैं या यहाँ पे सिप करते हैं, या एक बार मान लीजिए इसे व्हाइट बोर्ड पे ही बना लेते हैं। इसको मान के चलते हैं कि ये आपके सेंसेक्स का कर्व है, कुछ ऐसे है कुछ ऐसे है, फिर ये ऊपर गया फिर नीचे गया फिर फाइनली ऊपर चला गया। तो मान लीजिए कि आपने जो सिप है वो यहाँ कहीं करनी शुरू करी हर महीने के महीने। तो जैसे आपने महीने के महीने धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करना चालू किया, आपके पैसे जो हैं वो बनते चले गए। उसके बाद जब आपके क्रैश आया मार्केट में, आपने अपनी सिप रोकी नहीं और आप डरे नहीं, और आपने अपने सिप चालू करके रखते गए रखते गए रखते गए रखते गए।
तो आपको ये नोट डाउन होगा कि जिन जिन लोगों ने यहाँ पे सिप रोक दी थी जब मार्केट फेयर में था, जब मार्केट गिरा हुआ था, उसके मुकाबले जब मार्केट यहाँ पे है तो उन लोगों ने ज़्यादा पैसा बनाया, क्योंकि उन्होंने सेम चीज़ को 9,000 के रेट पे खरीदा था, जिनको बाकी लोग 21,000 के रेट पे खरीद रहे थे। तो क्योंकि इन्होंने सस्ता खरीदा तो इन्होंने पैसे बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा आसान कर लिया, क्योंकि इन्होंने मार्केट जब दरी हुई थी तभी भी खरीदा। तो वॉरेन बफे ये कहता है कि ऑलवेज बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड ऑलवेज बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। मतलब जब बाकी लोग लालची हो, जब ऐसा कोई टाइम हो जब मार्केट एकदम पीक पे हो, तो आप डर जाइए और पैसा निकालने की तैयारी कर लीजिए। और जब मार्केट में सब डरे हुए हैं तब आप ग्रीडफुल हो जाइए और जितना पैसा है सब लगा दीजिए। अगर आप इस सिंपल थ्योरी को भी अपनाते रहेंगे तो आप उतार चढ़ाव से कभी डरेंगे नहीं, और पैसा जो है आप लॉन्ग टर्म पे हमेशा बना के ही बाहर निकलेंगे विदाउट एनी डाउट। तो अब आखिर में बात कर लेते हैं इस क्लास की कि जो मार्केट है वो इतनी तो हमें समझ पड़ गई कि यहाँ तक तो सब क्लियर है, वोलेटिलिटी का रिस्क भी हमने मैनेज कर लिया। अब ये मान के चलते हैं कि पैसा ऐसे करके हमने बना लिया और 16-17% का रिटर्न मिल गया, तो वो कितना होता है, मतलब 16-17% पे आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। अरोरा तुषार पूछ रहे हैं कि सिप, आई हैवंट हर्ड दिस टर्म बिफोर, कुड यू प्लीज इलेबोरेट। तो सर सिप अभी के लिए आप यही समझिए कि सिप कुछ होती नहीं है, तो अगली क्लास होगी उस पर हम बताएंगे कि सिप क्या होती है, कैसे करनी है, कहाँ करनी है, इस पर डिटेल में बात करेंगे। तो जब आप वो क्लास करेंगे तब आप समझ लीजिएगा कि सिप क्या होती है। अभी के लिए आप सिप भूल जाइए। बेसिकली सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होती है, एक टाइप के पैसे लगाने का तरीका होता है। अब वापस चलते हैं और बात करते हैं कि इतने रिटर्न से बन क्या सकता है। तो बर्कशायर हैथवे की परफॉर्मेंस आप देख लीजिए। बर्कशायर हैथवे बेसिकली एक कंपनी है वॉरेन बफे की, और इस कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न आप देख सकते हैं कि कितना है। तो 1965 पे इन्होंने रेट ऑफ रिटर्न कंपाउंड किया था 49.5। साइड वाला कॉलम छोड़ दीजिए, वो मार्केट कैप के ऊपर है, उसे भूल जाते हैं। ये 1965 के बाद 49.5% का रेट ऑफ रिटर्न बर्कशायर हैथवे यानी वॉरेन बफे ने कंपाउंड किया था। उसके बाद अगले साल उसने 3.4 माइनस में किया था, ब्रैकेट का मतलब हुआ माइनस, यानी उसका पैसा 3.4% गिर गया था। फिर उसने 77% का रिटर्न जनरेट किया, 80 का भी किया, 4 का भी किया, और एक टाइम पे 10 साल बाद उसका पैसा 48%, मतलब मोटा मोटी अगर 1 लाख रुपए लगा होगा तो 50,000 रुपये होगा, मतलब आधा हो गया था पैसा। इसी को हम कहते हैं उतार चढ़ाव करना। पर अगर यहाँ पे बर्कशायर हैथवे या वॉरेन बफे निकल गया होता तो आज दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में उसकी गिनती नहीं हो रही होती। पर उसने कंटिन्यूसली अपनी इन्वेस्टमेंट चालू रखी, पर जब बूम आया इंडस्ट्री में तो उसको 129 100% के रिटर्न भी मिलते थे। तो अब कहते ही हैं कि अगर टोटल आप मान लीजिए कि उसका टोटल रेट ऑफ रिटर्न देख लीजिए, तो उसने पिछले उस 1965 से 2020 तक कंपाउंडेड उसने ओवरऑल गेन 2,28,10,526% का कमाया। पर ये ह्यूमंगस गेन है, ह्यूमंगस। पर इसके लिए उसको CAGR की जरूरत कितनी पड़ी, खाली 20% की। यानी उसका अपना पैसा शुरू से लेके अभी तक रखें तो 20% के रेट से ग्रो हो रहा है। यानी उसने इतनी मेहनत करने के बाद, सारा स्टॉक निकालने के बाद 20% से अपना पैसा ग्रोथ किया है। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि 15% ग्रोथ तो आपको बिना कोई मेहनत, बिना किसी समझ, बिना किसी MBA डिग्री के सिर्फ और सिर्फ सेंसेक्स बना के दे देगा। लॉन्ग टर्म में आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। हालांकि इसमें थोड़ा सा एक फ्लॉ है, वो ये है कि ये 20% अमेरिकन इकोनॉमी में है। तो आप इंडियन इकोनॉमी में मान लीजिए कि अगर वॉरेन बफे इंडियन इकोनॉमी में होता है तो इस पर 4-5% की एप्रिसिएशन लगा लीजिए, क्योंकि रुपये डॉलर के टर्म में उतना डेप्रिशिएट होता है। तो अगर वॉरेन बफे इंडिया में होता तो उसका रेट ऑफ रिटर्न कंपाउंडेड 25-26% का होता। तो 25-26% में सोचिए आप दुनिया के अमीर आदमियों में बन सकते हैं, तो 15% पे इतना तो श्योर है कि आप अमीर तो हो ही जाएंगे। यानी आज की क्लास के बाद अगर आपको इतना समझ में आ गया और आप इतना भी इन्वेस्ट कर लें तो इतना तो पक्का है कि आप अमीर तो हो ही जाएंगे।
कितने अमीर हो जाएंगे ये डिपेंड करेगा, पर इतना तो है कि आप अमीर तो हो ही जाएंगे, क्योंकि जो टॉप रिचेस्ट पर्सन में है उनका CAGR 20% का आ रहा है, इंडियन कंटेक्स में 25-26% का आ रहा है, तो आपका 15% पे भी आप अमीर तो हो ही जाएंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास जो है वो ख़त्म करेंगे, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी चल रही है। गौरिश का सवाल है कि कंपाउंडेड कैलकुलेट कैसे होता है। CAGR कैलकुलेट करने का मैंने, उसने लेट ज्वाइन किया मेरे ख्याल से, मैंने बताया था एक्सेल के सीट पे कि जैसे हमारा 100 से 50,000 का सेंसेक्स है तो हमारा जो CAGR है वो 16% का है। तो ऐसे ही ये कंपाउंडेड जो बर्कशायर हैथवे यानी वॉरेन बफे का खुद का निकला होगा तो 20% का आया था, और इंडियन कंटेक्स्ट में आप उसे 25-26% मान लीजिए, यानी आप टॉप रिचेस्ट पर्सन के आधे से ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न बिना किसी मेहनत के, बिना किसी उसके कमा सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं। तो 15% का रेट ऑफ रिटर्न आपको कहाँ पहुंचा सकता है, ये आपने देख लिया कि जब 20% वाला टॉप रिचेस्ट पर्सन में पहुंच सकता है तो 15% भी आपको अमीर तो पक्का बना ही सकता है। इसके अलावा क्लास ख़त्म करने की तरफ जाएंगे, तो आप किसी के मन में अगर कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकता है, नहीं तो अगर ये मेरा नंबर है, अगर किसी के मन में डाउट हो तो वो इस पे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, या आगे की क्लास का शेड्यूल वगैरह किसी को जानना हो तो वो भी इस नंबर पे बात कर सकता है। जनरली आपके पास हो गई, मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर भी मैं ऐसी चीज़ें बताता रहूँगा आगे। तो अभी के लिए आप ये मान के चलिए कि आपने क्या क्या सीखा। आपने ये सीखा कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स और निफ्टी कैसे ग्रोथ करते हैं, उसके ग्रोथ करने के पीछे कारण क्या होता है, क्यों हम ये मान के चलते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी 15% से ग्रोथ करता ही रहेगा, नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया में वॉर हो जाए। हमने वॉर देखा, कारगिल 62-72, हमने महामारी देखी, हमने स्कैम देखे, हमने सारी गवर्नमेंट देखी, पर तभी भी सेंसेक्स जो है वो 100 से आज 50,000 पे खड़ा हो रखा है बिना किसी दिक्कत के। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है मैं व्हाट्सएप पे आपको बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल का नाम है मिंटी और मनी। तो ये आपको बिना किसी दिक्कत के ये सारी चीज़ें आपको समझ पड़ी कि 15% से क्यों ग्रोथ जो है वो होगी। और इसके बाद आपको ये पता चला कि कुणाल पिस्टल ने हैंड रेज किया हुआ है। तो सर अगर आपको कोई सवाल है तो आप चैट पे पूछ सकते हैं। तो अब हमें ये समझ में पड़ा कि इंडेक्स जो है, यानी जो आपका निफ्टी और सेंसेक्स है, वो 15% के रेट से ग्रोथ करेगा ही करेगा, विदाउट एनी डाउट। उसके बाद हमने सीखा कि अगर ये नहीं ग्रोथ करता है तो कौन कौन सी फोर्सेज हैं जो इसे ग्रोथ करने में हेल्प करेंगी या मजबूर करेंगी। उसके बाद हमने आगे सीखा कि इसके साथ क्या रिस्क इन्वॉल्व है वोलेटिलिटी का। और लास्ट में हमने ये जाना है कि अगर 15% का रिटर्न आपको मिलने लग जाए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक, तो आप क्या क्या कितना मतलब पैसा कितना कमा सकते हैं। तो उसका आपको एक रफ आइडिया होगा। आने वाली क्लास में हम ये समझेंगे कि जब हम ये बोलते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी खरीद लीजिए तो उससे हमारा मतलब क्या होता है, कि हमें क्या खरीदना है।